किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर ये अज्यूम कर लिया जाता है कि सब प्रकार की इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो नो हीट एनर्जी एक्सचेंज, दैट मीन्स डेल्टा क्यू बराबर 0, जिसको आप ऐसा कहेंगे नो हीट एनर्जी एक्सचेंज। तो आइसोथर्मल का स्लोप एडियाबैटिक से बड़ा होता है, मतलब लेस नेगेटिव होता है। तो हम जानते हैं m/L तब लगता है जब स्टेट बदलती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो वर्क डन इज ऑल्सो नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन। मोलार स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वॉल्यूम को F/2R लिखा जाता है। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चों? तो सबसे पहले तो 2024 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल जो आया है ये आपके जीवन में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए, ऐसी ईश्वर से मनोकामना है। आपने जो 2023 में मेहनत करी है, दिन रात एक किया है, वो जो जज्बा है आपका, वो जज्बा और आगे बढ़े और उसमें 4 चांद लगे और 2024 में आप उस जज्बे और उस मेहनत के फ्रूट्स तक पहुंचे, ऐसा मैं दिल से दुआ करता हूं। दिल से दुआ करता हूं कि सब बच्चे फोड़ दें उठा के, मेंस का जो एग्जाम होने वाला है हमारा जनवरी में, उसको ही फोड़ दें। मैं मनीष शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं माइंड मैप के अगले एपिसोड में। आज हम थर्मोडायनेमिक्स पर बात करने वाले हैं। तो भाई माइंड मैप बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से जो आपने उसको प्यार दिया और सपोर्ट दिया है, बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा मेहनत करने का जज्बा एज अ टीचर हमारे अंदर जागता है। और जब हम देखते हैं कि जो एफर्ट हम कर रहे हैं वो पहुंच रहा है, बच्चे बच्चे तक पहुंच रहा है और जीवन बदल रहा है, तो मज़ा आ जाता है और अच्छा और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें भी एज अ टीचर। तो भैया उसके लिए सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया। और इस नए वर्ष में 2024 में और ताकत और डिटर्मिनेशन के साथ आपको लगना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ऐसा डिटर्मिनेशन चाहिए। ये डिटर्मिनेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। जब तक एग्जाम का दिन नहीं आ जाएगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। अपने सारे एफर्ट्स को कंसोलिडेट करके एक ही दिशा में चलाकर और उठाकर छक्का मार दूंगा जिस दिन मेरा पेपर होगा, ऐसा हम अपने मन में दृढ़ संकल्प करें, जो कि मुझे पता है मेरे सभी बच्चों ने कर ही रखा है। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को स्वागत है, नए साल में भी स्वागत है और इस नए सेशन में भी स्वागत है। मेरे प्रयास के बच्चे, मेरे लक्ष्य के बच्चे और इन जनरल पूरे हिंदुस्तान के जो मेरे लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं जिनके आंखों में सपना है, उन सपने को, उस जुनून को, उस जज्बे को मेरा सलाम। मैं मनीष शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस अगले एपिसोड में। तो थर्मोडायनेमिक्स पर हम फटाफट से शुरू करेंगे, बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान एरिया है और बहुत ज्यादा मार्क्स फेचेंगे। मतलब पूरी फिजिक्स में सबसे आसान अगर कोई टॉपिक पूछता है तो उसमें एक थर्मोडायनेमिक्स होगा, मतलब आसान भी और इंपॉर्टेंट भी, जैसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स से कम 2 या 3 क्वेश्चन दिख जाएंगे पेपर में। कम से कम 2 तो 100% दिखेंगे, हो सकता है 3 भी दिख जाए, थोड़ा बहुत वेरी करता है। और ये बहुत बहुत आसान है। केमिस्ट्री में भी इसका काफी बड़ा रोल रहता है, तो इस वजह से दोनों तरफ अगर हम बात करें तो दोनों तरफ बच्चों का थर्मोडायनेमिक्स एरिया अच्छा होता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, सारी बातें फटाफट फटाफट ब्रशअप करूंगा। तो बहुत ध्यान से और बहुत जुनून के साथ आपको इस लेक्चर को देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जो क्वेश्चंस कराऊंगा साथ के साथ में क्वेश्चंस करने हैं, और फिर लास्ट में होमवर्क छोड़ूंगा। सेशन के बाद वो होमवर्क भी करना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने कितना होमवर्क कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं PYQs, वो आपको होमवर्क में करने हैं। दैट मीन्स ये कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट कैप्सूल जैसा होगा, जिसमें हम फटाफट से सारे बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और फिर जो सपोर्टिव क्वेश्चंस हैं वो सपोर्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू कर देते हैं। कहानी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की कहानी क्या है? तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं KTG से कि हम थर्मोडायनेमिक्स में केवल और केवल आइडियल गैस की ही बात कर रहे हैं। हम कभी भी रियल गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो चूंकि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हमेशा, तो एक इक्वेशन तो हमेशा ही हमारे साथ है, एक इक्वेशन तो हमेशा ही हमारे साथ है। कौन सी? आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। तो आप आंख बंद करके PV = nRT ये मानकर चलें कि हर सिचुएशन में PV = nRT तो लगने ही वाली है। हर क्वेश्चन में, हर जगह पर पहली इक्वेशन तो PV = nRT की है ही सही। ये तो बाय डिफॉल्ट हमें है, क्योंकि हम हमेशा ही आइडियल गैस की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, ये हम ऑलरेडी KTG वाले लेक्चर में, जो लास्ट माइंड मैप का एपिसोड था, उसमें डिटेल में KTG पर बात कर चुके हैं, PV = nRT की कहानी को कह चुके हैं। ठीक, अच्छा जी। अब यहां थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो रहा है? तो थर्मोडायनेमिक्स आइडियल गैस किस सिस्टम से डील करता है? तो मान लेते हैं ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री के अंदर, या कंटेनर बाउंड्री है कह लीजिए, इसके अंदर मैंने कोई गैस भर दी है और ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। दिस इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 तरह के हो सकते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। 3 तरह के होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओपन सिस्टम, एक्चुअली ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम और इसके बाहर जो है उसको कहेंगे सराउंडिंग। तो ये तो हो गया मेरा सिस्टम, ये तो हो गया मेरा सिस्टम, ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और बाहर जो है वो है सराउंडिंग।
बाहर में जो एयर है या जो भी है वो है क्या है, वो है सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्चुअली दो चीजों का इंटरचेंज या एक्सचेंज हो सकता है, एक तो मैटर का और दूसरा एनर्जी का। मैटर का दैट मींस मास का, और दूसरा एनर्जी का। ऑब्वियसली मास का या मैटर का एक्सचेंज तभी होगा जब आपका सिस्टम पूर्ण रूप से बंद नहीं है, पूर्ण रूप से बंद नहीं है। हेंस ओपन सिस्टम वो होता है, थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में ओपन सिस्टम वो होता है जो मैटर का भी एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ और एनर्जी का भी एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ। जो मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड होंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे। हेंस 99.99% टाइम क्वेश्चन हमें ओपन सिस्टम की बात नहीं करता है। ठीक, दूसरा जो सिस्टम है दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम वो होता है जो मैटर का एक्सचेंज नहीं करता है पर एनर्जी का एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ। मैटर का एक्सचेंज नहीं करता है पर एनर्जी का एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ। तो इट विल नॉट एक्सचेंज मैटर, इट विल एक्सचेंज एनर्जी। एनर्जी यहां दो प्रकार की है। जो सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज करेगा वो दो प्रकार की, अच्छे से समझ लीजिए। एक हीट एनर्जी और एक मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को यहां पर हम वर्क डन के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज है, ये एनर्जी एक्सचेंज दो प्रकार का, एनर्जी एक्सचेंज दो प्रकार का हो सकता है। हीट के रूप में हो सकता है और वर्क डन दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी वर्क डन के रूप में हो सकता है। ठीक है, अभी मैं सारी बातें आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक, तीसरे प्रकार का सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर का एक्सचेंज करता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करता है, ना तो मैटर का एक्सचेंज करता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, चाहे कोई कहे या ना कहे, हमारे थर्मोडायनेमिक्स में हम हमेशा ही क्लोज्ड सिस्टम्स को लेते हैं, क्लोज्ड सिस्टम्स को लेते हैं। तो हमारे लिए आउट ऑफ दी थ्री जो इंपॉर्टेंट है वो क्लोज सिस्टम, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। हेंस सराउंडिंग के साथ ये मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, जिस वजह से टोटल नंबर ऑफ मोल्स n कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स n विल रिमेन कांस्टेंट। ज्यादातर सिचुएशंस में हमें ऐसा दिखाई देगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, अच्छा जी। नाउ ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर आइडियल गैस भरी हुई है, उस आइडियल गैस का कुछ तो प्रेशर होगा, इस कंटेनर का कुछ तो वॉल्यूम होगा और कुछ तो टेम्परेचर होगा। तो हर थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिक वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। उसका कुछ तो P होगा, कुछ तो V होगा, कुछ तो T होगा। ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, इनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, है ना। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन है आपके? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर नंबर ऑफ मोल्स चूंकि कांस्टेंट रहता है इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो अपन जो बाहर से बदल सकते हैं, वंस एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें गिवन है, अब हम जो बदल सकते हैं वो है उसका प्रेशर हम बदल सकते हैं कंप्रेस करके या उसको स्ट्रेच करके, वॉल्यूम या टेम्परेचर वगैरह बदल सकते हैं। ठीक, इनको थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर ये अज्यूम कर लिया जाता है कि सब प्रकार की इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। दैट मींस इस कॉर्नर पर टेम्परेचर, इस कॉर्नर पर टेम्परेचर, इस कॉर्नर पर टेम्परेचर, इस कॉर्नर पर टेम्परेचर सेम है। दैट मींस सिस्टम के अंदर एक तरह का थर्मल इक्विलिब्रियम है। ये हम अज्यूम करेंगे, कि सिस्टम के अंदर एक तरह का थर्मल इक्विलिब्रियम है। दैट मींस सब जगह एक ही टेम्परेचर है, सब जगह एक ही प्रेशर है, सब जगह एक जैसी डेंसिटी है। दैट मींस ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए ज्यादा, यहां कम, वो सब चीजों की हम बात नहीं कर रहे हैं। दैट मींस कंप्लीटली यूनिफॉर्म है एक गिवन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अंदर में कंपोजिशन वाइज कंप्लीटली यूनिफॉर्म है। इवन अगर वो मिक्सचर भी है, एक से ज्यादा लोगों से मिलकर बना है, एक से ज्यादा गैसेस से मिलकर बना है, तो भी यूनिफॉर्मिटी हर जगह पर मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर है तो यहां ऑक्सीजन इकट्ठी है या नाइट्रोजन इकट्ठी है, ऐसा नहीं। हम मान ले रहे हैं कि पूर्ण रूप से सब कुछ आपस में इंटरमिंगल कर ले रहा है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। दैट मींस ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमेशा ही एक तरह की इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। इन वेरिएबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमेशा ही एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, विद इन इटसेल्फ। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, विद इन इटसेल्फ, अंदर में इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। ठीक, तो अपन कुछ बेसिक वेरिएबल्स को देख रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मैंने आपको समझाया, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम का क्या मतलब है? इस समय सिस्टम के जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं वो इस समय सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो लेट अस इमेजिन
लेट अस इमेजिन कि अगर ये मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो इस सिस्टम की स्टेट क्या है? प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस स्टेट वर्ड विद स्टेट्स ऑफ मैटर, कि सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट्स होती है मैटर की, वो तो है स्टेट्स ऑफ मैटर, और हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ अ स्टेट? इनका क्या मतलब है? इन शब्दों का क्या मतलब है? इन शब्दों का मतलब है कि भाई साहब जो भी आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह वगैरह जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, एक बार उनको डिफाइन कर दोगे तो हम कहेंगे कि भैया स्टेट पूर्ण रूप से डिफाइन हो गई है। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या है, हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या है, हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है, और हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है। ये चीजें अगर पता चल गई तो स्टेट डिफाइन हो गई, ऐसा कहा जाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ही क्या है? डायनामिक्स, दैट मीन्स कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है ना? क्या होने वाला है? अगर इनमें से किसी भी एक चीज को या एक से ज्यादा चीज को मैं किसी तरह से बदल दूं तो यह कहा जाएगा कि सिस्टम की स्टेट बदल दी गई है ना? ये कहा जाएगा कि सिस्टम की स्टेट बदल दी गई है। जैसे मान लेते हैं कि प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। मान लेते हैं कि मैंने कुछ किया, क्या किया नहीं बता रहा, कुछ किया, मैंने कुछ किया, है ना? और मैंने कुछ किया और मेरे कुछ करने के कारण, मेरे कुछ करने के कारण ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है कि मेरे इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अब जो वेरिएबल्स हैं, अब जो कहानी है वो है P2 V2 T2, है ना? अब जो कहानियां हैं वो हैं P2 V2 T2। नंबर ऑफ मोल्स एन ही रहे क्योंकि मैं क्लोज्ड सिस्टम अज्यूम कर रहा हूं। यही है पूरे थर्मोडायनेमिक्स का मेन गेम। तो ये जो तुमने किया है, ये जो किया है दादा, इसको कहेंगे प्रोसेस। ये जो किया है तुमने, ये क्या किया है, ई का किया, ये जो किया है दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोसेस। नाम सुने हैं ना तुमने? एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है क्या? ये प्रोसेस कोई भी एक ऐसा चेंज है या कोई भी ऐसी प्रक्रिया है, कोई भी ऐसा फिनोमिना है जिससे मेरे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बदल रहे हैं, मतलब स्टेट बदल रही है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पर मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम चला गया है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम चला गया। समझ में आ जाती बात? बिल्कुल समझ में आ जाती है भाई साहब। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, बस इनके नाम समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है जी। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, मैंने अभी अभी आपको समझाया। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये है। और क्या आप समझ रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इनफाइनाइट तरह के हो सकते हैं? क्योंकि स्टेट को बदलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। उसमें से कुछ चुनिंदा स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के नेम हमने डिफाइन कर रखे हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के नामकरण किए जाएं तो स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के नाम पते कुछ इस प्रकार से होंगे। आजा 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 आजा। तो स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के नाम पते अगर लिखे जाएं तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस, सबको पता है आइसोबेरिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है। आइसोबेरिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसको करने के दौरान प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन किया गया है। आइसोबेरिक, है ना? आइसोबेरिक प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसको करने के दौरान प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन किया गया है। प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना? तो प्रोसेस के दौरान, चेंज के दौरान प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन किया गया है। सही बात है। दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस। आप जानते हैं सब, मैं केवल रिवाइज करा रहा हूं। आइसोकोरिक प्रोसेस हर कोई जानता है ये आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है भाई साहब? आइसोकोरिक प्रोसेस वो है जिसमें प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन किया गया। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि एक रिजिड कंटेनर है, उस रिजिड कंटेनर में फलानी गैस भरी हुई है, तो चूंकि रिजिड कंटेनर है तो उसका वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं। अब तो क्या ये बाय डिफॉल्ट आइसोकोरिक हो जाएगा? हो सकता है क्वेश्चन अपने मुंह से ना बोले, इशारों में बात करे, तो अपने को समझना पड़ेगा, अपने को इशारे पकड़ने पड़ेंगे, है ना?
आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब जिसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है जी। तीसरा आपका फेवरेट आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉयल्स लॉ वाला आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है भाई साहब, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तापमान नहीं बदलता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट। और चौथा स्टैंडर्ड प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। चौथा स्टैंडर्ड प्रोसेस कौन है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें क्या चीज, क्या कहानी है इसकी, एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या कहानी है, एडियाबैटिक प्रोसेस की ये कहानी है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि दो चीजें हैं जो सिस्टम सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है, हीट एनर्जी और मैकेनिकल वर्क। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट एनर्जी को हम डेल्टा क्यू का सिंबल देते हैं। तो नो हीट एनर्जी एक्सचेंज, दैट मींस डेल्टा क्यू बराबर 0, जिसको आप ऐसा कहेंगे नो हीट एनर्जी एक्सचेंज। नो हीट एक्सचेंज किस किस के बीच, किस किस के बीच, नो हीट एक्सचेंज किस किस के बीच, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नो हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसा हो गया तो मेरा प्रोसेस कैसा कहलाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। इन चारों को छोड़ के दुनिया में और जितने भी, मैंने कहा ना इनफाइनाइट प्रोसेस हो सकते हैं, इन चारों को छोड़ के, है ना, इन जनरल अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है तो हम उसको एक जनरल शब्द से बुलाते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का जनरल नाम क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ऐसा कह लीजिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का जनरल जो नाम है वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं, सारी बातें अगर आप सुन भी लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगी, तो देखो कैसा मजा आएगा, क्वेश्चन यूं ही बन जाएंगे आपसे ओरल। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी जगह है जहां पर थ्योरी का काफी बड़ा योगदान है ना, और वो भी पूरी थ्योरी का, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसमें थर्मोडायनेमिक्स क्या है से लेके लास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब लग रहा होता है। दैट मीन्स यहां पर सेक्शन वाइज नहीं है कि अच्छा एक चीज पढ़ी उस पर क्वेश्चन, फिर दूसरी चीज पढ़ी, ऐसा नहीं है, आएगा तो पूरा आएगा, है ना, जिसमें सब चीजें एक साथ लगेंगी। तो सारी कहानियों को एक साथ सुनकर कंसोलिडेट करके ही क्वेश्चन हो पाता है यहाँ, ये इसकी इंटरेस्टिंग चीज है, जिस वजह से थोड़ा सा जनरली टफ हो जाता है या लग जाता है बच्चों को टफ, है ना, ऐसा है। छोटे छोटे बच्चों को तो टफ लग सकता है ना भाई, ऐसी सिचुएशन है। तो देखिए, हर प्रोसेस की अपनी एक इक्वेशन होती है, तो मैं एक शब्द कॉइन आउट कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ अ प्रोसेस। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि भाई जब प्रोसेस होगा थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल बदलेंगे, है ना, और जब वो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल बदलेंगे तो क्या वो किसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, है ना, क्या वो जब चेंज हो रहे होंगे, जैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं मान लेते हैं, है ना, और अगर वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करें तो हम ऐसा बोलेंगे ना कि ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन है या लोकस स्ट्रेट लाइन है या ये इक्वेशन है, ऐसा। तो हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अपनी एक यूनिक इक्वेशन होती है, यूनिक। यूनिक मतलब कोई दूसरे दुनिया में किसी दूसरे की नहीं होगी, ऐसी। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोबेरिक प्रोसेस की अगर बात करें तो आइसोबेरिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है, आइसोबेरिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन की अगर बात करें तो आइसोबेरिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है, वो इक्वेशन है, आइसोबेरिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है ना, और फिर लास्ट में पॉलीट्रॉपिक पर भी आऊंगा मैं। तो आइसोबेरिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर कांस्टेंट कर दो यार, एन तो पहले से ही कांस्टेंट है, पी को कांस्टेंट कर दो। तो या तो ऐसा कह लो टी बाई वी कांस्टेंट है या v बाई टी कॉन्स्टेंट है ना, या t1 बाई वी वन इज इक्वल टू t2 बाई वी टू, जैसा चाहो कह लो। तो चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशो विल रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशो विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशो विल रिमेन कांस्टेंट, t1 बाई वी वन इज इक्वल टू t2 बाई वी टू, ऐसा भी कहा जा सकता है। t1 बाई वी वन, t1 बाई वी वन, अगर गैस वन स्टेट से टू स्टेट में गई है तो t1 बाई वी वन इज इक्वल टू t2 बाई वी टू, या t1 v2 इज इक्वल टू v1 t2, कैसा भी लिख लो, मुद्दा तो केवल प्रेशर कांस्टेंट का है और pv इज इक्वल टू nRT। तो जनरल इक्वेशन वो तो मैंने आपको बताया था हमेशा वैलिड रहेगी, बहुत आसान है। सिमिलरली अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाए भाई साहब, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, है ना, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, दैट मीन्स P बाई टी कांस्टेंट हो गया,
है ना। यहां भी कह सकते थे टेम्परेचर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, यहां भी कह सकते थे, यहां भी कह सकते थे, या पी बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया है, कैसा भी कह लो, पी बाई टी इज कॉन्स्टेंट, है ना, पी बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया है। और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे भाई साहब, पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई टी टू, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिमिलरली आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, तो क्या पीवी प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है पीवी, क्या पीवी कांस्टेंट हो गया है ना, पीवी कांस्टेंट हो गया है, बॉयल्स लॉ। हेंस P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 की कहानी आ जाएगी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 की कहानी आ जाएगी, सही बात है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में हम सब जानते हैं कि गामा जो Cp बाई Cv होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की क्या इक्वेशन है, Pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, Pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। ये जो गामा है इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट, इसका नाम एडियाबेटिक कांस्टेंट है। और गामा, गामा जो है ये है सबका मामा, इसकी वैल्यू है Cp बाय Cv। सीपीसीवी क्या है वो भी अभी हम समझेंगे, वैसे तो तुम्हें पता है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी बाय सीवी। ठीक। इन जनरल अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो इन जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन है भाई साहब पी वी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि आप सीधे ही पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट को समझ लें। तो कोई भी प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स का, उसकी एक्चुअल जो इक्वेशन है वो है पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, है ना। एक्चुअल इक्वेशन है पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि अगर आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया है, तो आइसोबेरिक प्रोसेस में मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या एक्स की वैल्यू जीरो हो गई है, आइसोबेरिक प्रोसेस अगर है। और अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्योंकि मैंने कहा कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, हेंस के आइसोबेरिक प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। उसमें एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, रख दो एक्स को जीरो रख दो, प्रेशर कांस्टेंट आ गया, है ना, सही है। सिमिलरली आइसोथर्मल प्रोसेस भी क्या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, बिल्कुल, एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 1 है, तभी पीवी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, क्या एडियाबेटिक प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, बिल्कुल है। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू गामा है, एक्स की वैल्यू गामा है, समझ में आनी चाहिए बात हमें। तो दैट मींस ये जो मैंने अलग अलग बातें करी हैं, ये नहीं भी करता तो भी चलता, केवल पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट से पूरा थर्मोडायनेमिक्स देखा जा सकता है, केवल पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट से पूरा थर्मोडायनेमिक्स सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये भी उसी के ही एग्जाम्पल हैं। अच्छा सर ये तो होगा, आइसोकोरिक तो बताया ही नहीं आपने, आइसोकोरिक में लफड़ा है क्या, लफड़ा तो नहीं है, पर थोड़ी सी टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा टेढ़ी उंगली करें, तो एक काम करते हैं, 1/x पावर कर देते हैं, तो पीवी की पावर एक्स को बराबर कांस्टेंट, इस इक्वेशन को दोनों तरफ अगर 1/x पावर कर दें, तो क्या ये ऐसा भी देखा जा सकता है, p की पावर 1/x इंटू वी बराबर कांस्टेंट, बिल्कुल देखा जा सकता है। और अगर हम आइसोकोरिक की इक्वेशन समझना चाहते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म 1 हो जाना चाहिए। ये तब 1 होगा जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि 1/∞ 0 को टेंड करेगा और p की पावर 0 1 को टेंड करेगा। हेंस अगर मैं इसमें x को इनफाइनाइट की तरह सोचूं, तो क्या ये आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। हेंस आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भाई साहब x का वैल्यू है इनफाइनाइट, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए x का वैल्यू है इनफाइनाइट। ठीक है, तो फिर से समझ लें, हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अपनी एक कहानी है, हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अपनी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर ग्राफिकली दिखा दें, तो एक तरह का ग्राफ बन जाएगा जिसको इंडिकेटर डायग्राम्स बोलते हैं। इसको अगर ग्राफिकली दिखा दें तो एक तरह का ग्राफ बन जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, जिसको इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दो इंडिकेटर डायग्राम बना के अगर दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो इंडिकेटर डायग्राम ग्राफ है बेसिकली किन्हीं भी दो चीजों के बीच। अपने पास तो 3 वेरिएबल हैं, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, कोई भी दो जो आपको अच्छे लगे, प्रेशर वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर प्रेशर ले लो, है ना। हेंस यहाँ कई सारे ग्राफ बन सकते हैं और ऐसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे कि एक ग्राफ दिया, मान लेते हैं प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया और प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ पूछ लिया, एक दिया दूसरा पूछ लिया, क्योंकि वेरिएबल तो 3 है, ग्राफ 2 के बीच बनता है, सही बात है। तो इन ग्राफ को इंडिकेटर डायग्राम्स बोलते हैं, इनको इंडिकेटर डायग्राम्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच इंडिकेटर डायग्राम्स खींचूं और जो हमारे अभी स्टैंडर्ड अभी हमने प्रोसेस देखे थे, अगर उनको देखने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आइसोबेरिक प्रोसेस अगर हुआ तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा,
है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोकोरिक अगर प्रोसेस हुआ, आइसोकोरिक अगर प्रोसेस हुआ तो ग्राफ कैसा रहेगा भाई साहब? आइसोकोरिक अगर प्रोसेस हुआ मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ग्राफ सीधा आ जाएगा, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है, ठीक। अच्छा, अब एक और बात को समझिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में जो ग्राफ बनते हैं उसमें एरो लगता है, उसमें एरो लगता है ताकि हम समझ जाएं कि गैस कहां से कहां जा रही है, किधर से किधर जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस प्रोसेस की बात करी आपसे, आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करी, तो हमें यह समझना होगा कि गैस लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम जा रही है या हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम जा रही है। दैट मीन्स गैस लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम जाए या हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम जाए, ग्राफ एक जैसा ही होगा, बस एरो का फर्क होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पूरे ही थर्मोडायनेमिक्स में हम जितने भी प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं वो सभी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, मतलब दोनों तरफ एक जैसा ग्राफ बनता है। तो एक शब्द है रिवर्सिबल प्रोसेस, जानते हो तुम सब लोग? एक शब्द है रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे रिवर्सिबल जैकेट होती है ना, दोनों तरफ से पहन लो, रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे ही रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इधर से उधर करो, ए से बी ले जाओ या बी से ए ले जाओ, ग्राफ सेम बनेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, हम फिजिक्स में सारे ही प्रोसेसेस रिवर्सिबल होते हैं, ऐसा लेकर चलते हैं, है ना। इन फिजिक्स, लिख दे रहा हूं मैं, इन फिजिक्स, इन फिजिक्स all thermodynamic process, all thermodynamic process are reversible, और thermodynamic process are reversible। फिजिक्स में सभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिवर्सिबल है। ऐसा क्यों? अगर कोई पूछे कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है ना, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस भी की बात भी केमिस्ट्री में होती है, फिजिक्स में नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिक्स में हमें एज्यूम करते हैं कि जो भी प्रोसेस किया जाएगा वो क्वासी स्टैटिक नेचर का होगा। तो एक शब्द और है समझने के लिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक, इस बस शब्द है, बस पता होनी चाहिए आपको। प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो होता है जो बहुत धीरे धीरे किया जाता है। दैट मीन्स चेंजेस बहुत स्लोली किए जाते हैं, सो दैट सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब ना हो। और अगर बहुत धीरे धीरे चेंजेस किए जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाता है। ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, all quasi-static processes are reversible, all quasi-static, quasi-static, all quasi-static process are reversible। तो फिजिक्स में हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारे सारे ही प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नेचर के हैं, इसीलिए इसीलिए ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिवर्सिबल है। इस पर कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं भाई, बच्चों ने नाम ही नहीं सुना है ना, बच्चों ने नाम ही नहीं सुना है कि क्या होता है ये क्वासी स्टैटिक, क्या होता है, तो कैसे जवाब देंगे? कुछ भी नहीं है इसमें, इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल बात है। बात खत्म हो गई, वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर। तो मैंने आपसे कहा कि भाई एरो लगाना पड़ेगा, है ना, एरो लगाने से डायरेक्शन पता चलेगा, पर एरो किधर भी लग सकता था, इधर भी लग सकता था, इधर भी लग सकता था। अगर मैं एरो ऐसे लगा देता हूं तो क्लियर हो गया कि गैस लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम जा रही है। अगर मैं उल्टा लगा देता एरो एरो तो क्लियर हो जाता है कि गैस हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम जा रही है, ठीक है जी। सिमिलरली ये वाला जो आइसोकोरिक प्रोसेस है इसमें भी एरो लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अगर मैं एरो ऐसे लगा देता तो क्लियर हो गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस लो प्रेशर से हाई प्रेशर जा रही है। उल्टा लगा देता तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये है ग्राफ को रीड करना, दिस इज लाइक रीडिंग द ग्राफ, ग्राफ को रीड करना समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा जी, तो एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक सॉरी नॉट एडियाबैटिक, आइसोबेरिक प्रोसेस, और ये आइसोबेरिक के लिए था, लिख दे रहे हैं यहाँ पर आइसोबेरिक के लिए था ये, और ये किसके लिए था? ये आइसोकोरिक के लिए था, आइसोकोरिक के लिए था, सही बात है। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस है, दोनों के ही पीवी ग्राफ काफी हद तक एक जैसे दिखेंगे, है ना, दोनों के ही पीवी ग्राफ काफी हद तक एक जैसे दिखेंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो या आइसोथर्मल प्रोसेस हो या इन जनरल कोई और भी प्रोसेस हो, उनके ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिख सकते हैं, इस तरीके से दिख सकते हैं। तो सर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल की तो इक्वेशन अलग अलग है, फिर उनके ग्राफ एक जैसे कैसे आ रहे हैं? मैंने नहीं कहा एक जैसे आ रहे हैं, मैंने कहा एक जैसे दिख रहे हैं,
एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो एडिया, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये भी बहुत कॉमन कंफ्यूजन का कारण है। एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस के ग्राफ में अंतर तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक उन दोनों प्रोसेसेस के ग्राफ एक साथ एक ही चित्र में ना बनाए जाए। तो वो मैं बना के दिखा दे रहा हूं। जब तक दोनों के एक ही चित्र में नहीं बनेंगे तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि कौन क्या है ना। तो अगर मैं एक ही प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को दिखाऊं, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, और एक में ही आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को दिखाऊं, और उसके बावजूद भी कहानी कुछ ऐसी हो कि वो काट भी रहे हो ग्राफ एक दूसरे को, है ना। क्या मतलब है उसका वो भी समझेंगे अभी। कहानी कुछ ऐसी हो कि वो दोनों एक दूसरे को कट्टी भी कर रहे हो, काट रहे हो, ऐसे केवल तो ही हम बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, कौन क्या है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जब तक ये पॉइंट नहीं आएगा तब तक कोई नहीं बता सकता कि कौन सा ग्राफ कौन सा है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आ रहा है तो अब जो ज्यादा स्टीप दिख रहा है आपको, जो ज्यादा खड़ा हुआ ग्राफ दिख रहा है, वो एडियाबैटिक है, ये एडियाबैटिक है। और जो ज्यादा स्लेंट ग्राफ है वो आइसोथर्मल है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जहां पर इन दोनों लोगों ने कट किया है एक दूसरे को, उस जगह पर तो प्रेशर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट सेम होंगे ना। उस जगह पर तो दोनों ही ग्राफ के प्रेशर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट, प्रेशर ये होगा और वॉल्यूम ये होगी। बिल्कुल सही बात है। तो उस जगह पर एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों के प्रेशर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट सेम होंगे। ये बात बिल्कुल समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो इक्वेशन है पीवी बराबर कांस्टेंट। सही बात है। और ये पीवी ग्राफ है। अगर इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालना चाहूं, इस पीवी ग्राफ का मैं अगर स्लोप निकालना चाहूं तो स्लोप डीपी बाई डीवी होगा ना। डीपी बाई डीवी होगा, सही बात है, डीपी बाई डीवी होगा। तो आइसोथर्मल आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है जिसकी इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको जरा अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो देखो हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा डीपी इंटू वी प्लस पी इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स डीपी बाई डीवी की वैल्यू क्या आएगी, देखना। डीपी बाई डीवी, डीपी बाई डीवी की वैल्यू आएगी माइनस पी बाय वी। डीपी बाई डीवी की वैल्यू आएगी माइनस पी बाई वी। तो आइसोथर्मल ग्राफ में जो स्लोप है वो माइनस पी बाई वी आ रहा है। ठीक। वहीं यही चीज अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए करें, एडियाबैटिक एडियाबैटिक है ना, एडियाबैटिक के लिए करें तो एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन है। इसको भी इसी प्रकार से डिफरेंशिएट कर दें यूवी मेथड का इस्तेमाल करके। इसको भी अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। मुझे मिलेगा डीपी डीपी इंटू वी की पावर गामा, है ना, प्लस गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस वन डीवी इंटू पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, ये मिलने वाला है आपको। ठीक। v की पावर गामा को अगर आप दोनों तरफ से हटा दें, कैंसिल कर दें, तो dp बाई डी की वैल्यू यहां आएगी माइनस गामा p बाई वी। ये तुमने 1000 बार किया होगा पहले, पर फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूं ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। dp बाई डी की क्या वैल्यू आ रही है, माइनस गामा p बाई वी, है ना। तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस है हमारा, उसका जो स्लोप है, और आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसका जो स्लोप है, नजर डालिए दोनों पर और समझने की कोशिश करिए कि आप समझ रहे हैं कि दोनों की ही स्लोप हमेशा ही नेगेटिव है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम तो हम पॉजिटिव रहते हैं हमेशा ही। तो क्या आइसोथर्मल का स्लोप हमेशा नेगेटिव है और एडियाबैटिक का भी स्लोप हमेशा नेगेटिव है? बिल्कुल सही बात है। और अगर ये दोनों ग्राफ किसी कॉमन पॉइंट पर काट रहे हैं सच दैट पी वाई वी की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ जा रही है, केवल और केवल तब ही मैं ये कह सकता हूं कि एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल है। प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, दिस इज ओनली वैलिड एट इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। तो एट इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एट इंटरसेक्शन एट इंटरसेक्शन पॉइंट हम जरूर कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, स्लोप या एडियाबैटिक ग्राफ का स्लोप ऐसे कह लेते हैं, एडियाबैटिक एडियाबैटिक जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है, उसका जो स्लोप है दैट इज गामा टाइम्स ऑफ
आइसोथर्मल का स्लोप, आइसोथर्मल का स्लोप। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ऐसा पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज उसको भी समझना। दूसरी चीज, रंग बदल के लिख रहा हूं। दूसरी चीज कि आइसोथर्मल का स्लोप, इसी जगह पर बात हो रही है, आइसोथर्मल का स्लोप इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक का स्लोप। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि नेगेटिव है इसलिए, और गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा इज सीपी बाई सीबी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो आइसोथर्मल का स्लोप एडियाबैटिक से बड़ा होता है, मतलब लेस नेगेटिव होता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक आइसोथर्मल से ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एडियाबैटिक का स्लोप, एडियाबैटिक, ये सब घुमा फिरा के पूछता है वो, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। एडियाबैटिक के स्लोप का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ आइसोथर्मल का स्लोप, आइसोथर्मल का स्लोप। तो मैग्नीट्यूड तो एडियाबैटिक के स्लोप का ज्यादा है, पर वो नेगेटिव साइन होने की वजह से बेचारा गरीब छोटा हो गया है। इस क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्टीप कौन सा ग्राफ है, दोनों में से ज्यादा स्टीप। तो स्टीप जो शब्द है वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के लिए यूज होता है। किसकी स्टीपनेस ज्यादा है? एडियाबैटिक की स्टीपनेस ज्यादा है। देखो, खड़ापन, पैनापन, ये पैनापन किसका ज्यादा है? एडियाबैटिक का ज्यादा है। तो जो ज्यादा पैना ग्राफ है, जो ज्यादा खड़ा ग्राफ है, जिसमें चेंजेस ज्यादा, प्रेशर में वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, वो हमेशा ही एडियाबैटिक ग्राफ है, और दूसरा आइसोथर्मल ग्राफ है। समझ में आ जाती है? बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं इस जगह पर, बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, छोटे 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 छोटे, एकदम फ्री के लड्डू जैसे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन आपको कभी भी ये पूरा ग्राफ नहीं देगा। क्वेश्चन पता है क्या करेगा? क्वेश्चन या तो ऊपर का हिस्सा देगा या नीचे का हिस्सा देगा। वो बदमाश होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई आइडेंटिफाई करो, तो पता है क्वेश्चन कैसा दिखता है? आइडेंटिफाई करो कौन एडियाबेटिक है, कौन आइसोथर्मल है। बहुत बदमाश है ये लोग। तो आइडेंटिफाई करो कि भाई साहब कौन एडियाबेटिक है, कौन आइसोथर्मल है। तो वो ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा तुम्हें, ऐसा। करो आइडेंटिफाई। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है ना, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है। यहाँ प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम, यहाँ प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम। अब आइडेंटिफाई करो कौन एडियाबेटिक है, कौन आइसोथर्मल है। ठीक है भाई? ऐसा वो टुकड़े करके देगा ग्राफ को। तो प्लीज रिमेंबर, जो ओरिजिनल कहानी है, ये जो कहानी है, इसको हमेशा दिमाग में रखना, है ना। इस कहानी को हमेशा दिमाग में रखना कि अगर कॉमन पॉइंट ऊपर है तो फिर आगे वाला ग्राफ आइसोथर्मल है, पीछे वाला एडियाबैटिक है ना। जैसे कि यहाँ, तो आगे वाला ग्राफ आइसोथर्मल है ना, और पीछे वाला ग्राफ एडियाबैटिक है। ये एडियाबैटिक है ना, क्योंकि ये ज्यादा स्टीप है। और यहां इन दोनों में से ज्यादा स्टीप कौन है? ये ज्यादा स्टीप है। तो अगर पॉइंट, कॉमन पॉइंट यहां है, तो ये एडियाबैटिक है और ये आइसोथर्मल है। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन। ठीक है जी, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। समझ में आ जानी चाहिए बात। एक चीज हो गई। चलिए जी, अब आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ से। एक और बहुत ज्यादा कॉमन चीज है जो पूछी जाती है, जो जिसको जवाब देने में बच्चे बेफालतू में डरते हैं। देख रहे हो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ? मैंने अभी फर्स्ट लॉ का नाम ही नहीं लिया है। मैं पहले उन एरियाज को पढ़ा रहा हूँ जिसमें ज्यादा ट्रबल है, जिसको ज्यादा परेशान बच्चे होते हैं, उन एरियाज को पढ़ा रहा हूँ। एक और एक चीज है, इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस। इस पर, इन सब छोटी छोटी चीजों पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस, ऑब्वियसली आइडियल गैस, इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। तो पहले तो आप सबसे पहले ये समझें कि इलास्टिसिटी मेजर करने के जो तरीके हैं, यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है, पॉइजन्स रेशो है, इनमें से गैसेस के लिए केवल और केवल बल्क मॉडुलस ही वैलिड होगा। इनमें से अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस की इलास्टिसिटी केवल 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 और केवल बल्क मॉडुलस से ही नापी जाती है। क्योंकि गैसेस के लिए यंग मॉडुलस कैसे डिफाइन करूंगा मैं? गैस कोई रॉड जैसी थोड़ी है। शियर मॉडुलस कैसे डिफाइन करूंगा? उसमें कोई अपनी कोई शेप रिटेन करने की टेंडेंसी ही नहीं है। तो व्हाट इज यंग मॉडुलस ऑफ अ गैस? जीरो। व्हाट इज शियर मॉडुलस ऑफ अ गैस? जीरो। है ना? करेक्ट है। तो गैसेस के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू जीरो है, शियर मॉडुलस की वैल्यू भी जीरो है। केवल बल्क मॉडुलस, केवल बल्क मॉडुलस एग्जिस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लो। हेंस गैसेस की अगर इलास्टिसिटी समझनी है तो बल्क मॉडुलस से समझनी पड़ती है, बल्क मॉडुलस से समझनी पड़ती है। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। बल्क मॉडुलस से समझनी पड़ती है। तो बल्क मॉडुलस की क्या डेफिनेशन है सर? तो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन ये है कि बल्क मॉडुलस होता है बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इंटू डीपी बाई डीवी, है ना। डीवी बाई वी वॉल्यूम स्ट्रेन है, डीपी स्ट्रेस है।
तो बल्क मॉडुलस इज माइनस ऑफ वी इंटू डीपी बाई डीवी। जिनको नहीं पता है वो प्लीज इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। बल्क मॉडुलस होता है माइनस का वी इंटू डीपी बाई डीवी। ठीक, अब अलग अलग प्रोसेसेस के लिए बल्क मॉडुलस की अलग अलग वैल्यू आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर खड़े खड़े देखो, अगर प्रोसेस आइसोबेरिक हो गया तो डीपी तो जीरो ही हो गया ना भाई, डीपी तो जीरो ही हो गया, तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया, जीरो। तो मेरे कहने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं खुद ही समझ में आना चाहिए कि आइसोबेरिक प्रोसेस अगर हो गया, आइसोबेरिक अगर प्रोसेस हो गया तो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस जीरो आ जाएगा, है ना। और अगर ये समझ में आ गया तो अगली बात भी समझ में आ जाएगी कि अगर कोई प्रोसेस आइसोकोरिक हो गया तो उसके लिए बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट आ जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डीवी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट आ जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, अगर आइसोथर्मल हो गया, आइसोथर्मल हो गया प्रोसेस, तो अभी हमने देखा था पीछे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डीपी बाई डीवी का वैल्यू माइनस पी बाई वी था, डीपी बाई डीवी का वैल्यू माइनस पी बाई वी था। तो इस चीज को यूज कर लेंगे हम, डीपी बाई डीवी का वैल्यू था माइनस पी बाई वी, है ना। तो बल्क मॉडुलस बी वुड बी इक्वल टू माइनस का वी इंटू माइनस का पी बाई वी। सही बात है। तो क्या बचेगा, प्रेशर बचेगा। हेंस हेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस की इलास्टिसिटी उसके प्रेशर से मेजर की जाती है। हो सकता है बात आपको ना पता हो इतनी क्लैरिटी से। आइसोथर्मल प्रोसेस की इलास्टिसिटी उसके प्रेशर से मेजर की जाती है। अगर प्रेशर डबल हो गया तो इलास्टिसिटी डबल हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन ये करेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है और इलास्टिसिटी 3 गुनी हो गई है, अब बताओ कर लो बात। तुम्हें पता ही नहीं है कि इलास्टिसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस की कैसे मेजर होती है, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, है ना। इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाता है जब सारी चीजें क्लियर हो। यही इस बेचारे टॉपिक की खराब बात है, जिस वजह से ये बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि उतना डिटेल्ड और उतना अच्छे से क्लैरिटी के साथ थ्योरी पढ़ने के लिए तो बहुत पेशेंस की आवश्यकता है ना, बहुत पेशेंस की आवश्यकता है। वो पेशेंस जनरली होता नहीं। हम तो चाहते हैं जरा सा चार लाइन पढ़ें और फिर 4 क्वेश्चन हो जाए, फिर 2 लाइन पढ़ें 2 क्वेश्चन हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं। वो हर बार संभव नहीं है ना, हमेशा पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस, इसीलिए ढंग से देखिए। और बहुत अच्छा है कि हम माइंड मैप में इस पर बात कर पा रहे हैं, तो बहुत क्रिस्प रहेंगे फिर अपन, है ना। मुद्दे मुद्दे की सारी बातें सामने आ जाएंगी, मजा आ जाएगा, झमाझम हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सेम काम करूं मैं, पी बाई वी कितना था उधर, डीपी बाई डीवी कितना था, माइनस गामा पी बाई वी रख दूंगा तो गामा पी आ जाएगा। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू है गामा पी, है ना। बल्क मॉडुलस की वैल्यू है गामा पी। और अगर आप मेरी बात अच्छे से समझ गए हैं तो मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की भी अगर बात कर लूं तो बस इतना ही तो करना है, गामा की जगह एक्स कर देना है, एक्स कर देना है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, एक्स पी। गामा को एक्स ही तो करना है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, तो जहां गामा था वहां एक्स कर दो, बस इतना ही तो करना है। तो भाई साहब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस कितना है, एक्स पी, एक्स इंटू प्रेशर। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि ये हेडिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया, और हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इस पर दिख जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना क्लियर नहीं होता है जनरली स्टूडेंट्स को, जिस वजह से इसका फायदा, इनको सब पता होता है एग्जामिनर को कि कौन सा टॉपिक आपका कैसा है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें क्या लगता है, इनको सब आइडिया है तुम कहाँ गलतियां करते हो, तुम्हारी कॉमन वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होती है, सब पता है उनको। वो अकॉर्डिंगली उसके साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं। ठीक, तो अपन किसी को अपनी कमियों के साथ खेलने तो नहीं देंगे, कम से कम, है ना, खेलने तो नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा जी, यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम आ जा रहे हैं टुवर्ड्स मेन मुद्दा जो है हमारा, और वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मेन हीरो की एंट्री हो रही है अब, फर्स्ट लॉ। स्वागत करा जाए हमारे हीरो का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो भी है यही है ना, यही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव है, ये सब कुछ में यही लगेगा। पी दो ही चीजें हैं, पी इज इक्वल टू एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एनर्जी की इक्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन की कहानी है। ठीक है, जैसे कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, उसके पास अपनी कोई इंटरनल एनर्जी थी, है ना। कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, उसकी अपनी कोई इंटरनल एनर्जी थी। अब हमने उस सिस्टम को, ये मेरा कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, इमेजिन करो, है ना।
थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, इसको थोड़ा सा सुंदर बना दें। तो ये मेरा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम था। इस सिस्टम के पास कोई अंदर में एनर्जी रही होगी, इन सब मॉलिक्यूल्स की कंबाइंड एनर्जी को अपन इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, जो केटीजी वाले हमने उसमें देखा था, इंटरनल एनर्जी यू। ठीक, अब ऐसा इमेजिन करो कि इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर मैं सराउंडिंग से कुछ हीट एनर्जी दे देता हूं, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर सराउंडिंग से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिल जाती है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, दिस इज हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ये सिस्टम सराउंडिंग से कुछ हीट एनर्जी गेन कर लेता। ऑब्वियसली ऐसा तभी होगा जब सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, सराउंडिंग का ज्यादा होगा, क्योंकि हीट एनर्जी हमेशा ही हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बहेगी। हेंस सराउंडिंग से ये सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको नाम दिया गया डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू क्या चीज हुई? हीट एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब करी, हीट एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब करी। ठीक है, अच्छा, अब इसने हीट एनर्जी जो ऑब्जर्व करी, उस एनर्जी से हुआ क्या? उस एनर्जी से ये हुआ कि इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल थे वो और टेम्परेचर बढ़ा, वो और तेजी से वाइब्रेट करने लगे, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी। और अब चूंकि वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगे तो वो दीवालों पर हिट कर रहे हैं, दीवालों पर हिट कर रहे हैं। और जो बाहर में, क्योंकि बाहर में भी तो गैसेस होंगी ना, बाहर खाली थोड़ी है, बाहर खाली थोड़ी है, बाहर में सराउंडिंग है, ये बाहर में सराउंडिंग है ना। हेंस अगर ये सिस्टम एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, करेगा ही, करेगा ही। तुम बैलून में हवा भरोगे मान लेते हैं, तो बैलून एक्सपेंड करेगा ना। तो अगर ये सिस्टम एक्सपेंड करने की कोशिश करता है तो क्या अपने सराउंडिंग वाले लोगों को धक्का मारता है, धक्का मारता है। उस धक्का मारने में सर्टेन वर्क डन सिस्टम सराउंडिंग के अगेंस्ट करेगा। तो सर्टेन वर्क डन सिस्टम सराउंडिंग के अगेंस्ट करेगा, जिसको हम WD वर्क डन बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सराउंडिंग के खिलाफ, सराउंडिंग के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करेगा, जिसको WD बोला जाएगा, है ना। जैसे कि ऐसे, जैसे कि ऐसे, जैसे कि ऐसे, ऐसे, है ना। ये मान लेते हैं अगर एक्सपेंड कर रहा है, ऐसे अगर एक्सपेंड कर रहा है, ये मेरा सिस्टम अगर ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, तो इस एक्सपेंशन में जो बाहर के एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके खिलाफ कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो वर्क डन है WD। तो दिस वर्क डन इज वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट सराउंडिंग। तो भाई साहब डेल्टा क्यू एनर्जी आई, 100 जूल एनर्जी आई। उस 100 जूल एनर्जी में से 80 जूल एनर्जी तो खर्च हो गई लोगों को धक्का मारने में, और 20 जूल एनर्जी हमने अपने पास रख ली, है ना। 20 जूल एनर्जी सिस्टम ने अपने पास रख ली। अब अगर मैं सिस्टम की एनर्जी का एक बही खाता बनाऊं, एक लेजर बनाऊं, एक बैलेंस बनाऊं, है ना, जैसे बैलेंस बनाते ना, अकाउंटेंट बैलेंस बनाते हैं, ऐसे एक बैलेंस शीट बनाई जाए कि भाई कितना आया कितना गया क्या हुआ। तो बाहर से कितना आया? बाहर से आया डेल्टा क्यू, हीट एनर्जी के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में बाहर से कितना आया? डेल्टा क्यू आया, है ना। उसका क्या क्या हुआ? उसका कुछ हिस्सा तो सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लगा लिया, और कुछ हिस्से से वर्क डन कर दिया। 100 जूल एनर्जी आई, 20 जूल खुद की एनर्जी बढ़ने में लग गया, 80 जूल का वर्क डन कर दिया। समझ गए? ऐसा अगर अपन एक एनर्जी का बैलेंस, एनर्जी का लेजर, बही खाता बना लें, तो इसी बही खाते को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो बही खाता है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, करेक्ट है। तो एक एक शब्द समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्यू क्या चीज है इसमें? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। डेल्टा क्यू क्या है? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ध्यान से समझना, एब्जॉर्ब्ड। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव अगर है तो सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग बाय सिस्टम, एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब की जाएगी तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। और अगर उल्टा हो जाए, अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट एनर्जी देने लगे, ऐसा केवल तब होगा जब सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा हो, तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट एनर्जी देने लगे, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या डेल्टा क्यू का साइन नेगेटिव हो जाएगा अपने आप, है ना। मैंने पूछा फायदा कितना हुआ धंधे में, तुमने कहा -2 लाख। मैं समझ गया 2 लाख का घाटा है मैंने पूछा भैया तुमने एक धंधा खोला था, दुकान खोली थी, कितना फायदा हुआ एक साल में? तुमने कहा सर प्रॉफिट इज -2 लाख रुपीज मैंने तुमसे पूछा नंबर कितने आए पेपर में, तुमने कहा -10। मैं समझ गया आए नहीं है उल्टे काट और लिए गए हैं मैं जब छोटा था तो हमारे स्कूल में
ऐसा होता था कि मान लेते हैं कि सेकंड टर्मिनल का एग्जाम चल रहा है ना, मान लेते हैं, और कोई बच्चा बात करता हुआ चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया है ना, भी उसको बहिष्कार कर दिया कि अब तू पेपर नहीं लिख सकता है। ये तो छोड़ो, उसकी कॉपी पे -5 और लिख दिया है, मतलब पिछले टर्मिनल में जो थे नंबर जुड़े थे इस सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी इंग्लिश जो भी है, उसमें से 5 घट और जाएंगे है ना भाई, ऐसा तो ऐसा भी हो जाता है जिंदगी में। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा क्यू दद्दा नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो डब्ल्यू डी लिखा हुआ है ये क्या है? डब्ल्यू डी जो लिखा हुआ है, दिस इज वर्क डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग, दिस इज वर्क डन बाय गैस, बाय गैस। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, इसीलिए मैं साफ साफ लिख रहा हूं बाय गैस ऑन सराउंडिंग, वर्क डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग, सराउंडिंग के खिलाफ जो वर्क डन किया गया है वो ये है। डेल्टा यू इज ऑब्वियसली राइज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब मैं आपको इन तीनों के फॉर्मूले दूंगा, डेल्टा क्यू का, डेल्टा यू का और वर्क डन का, तीनों का फॉर्मूला दूंगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और वर्क डन तीनों के फॉर्मूले पर बात होगी, पहले डेल्टा क्यू के फॉर्मूले पर बात होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर हीट एनर्जी दी जाए तो दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या वो अपनी स्टेट बदलेगा, है ना, सही बात है। तो डेल्टा क्यू के छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो एमसी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बराबर एमसी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, या डेल्टा क्यू बराबर एम इंटू एल। कैलोरीमेट्री में तो इसी का खेल है सारा का सारा। तो हम जानते हैं एम इंटू एल तब लगता है जब स्टेट बदलती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और एमसी डेल्टा टी तब लगता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, हम थर्मोडायनेमिक्स में बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, और हम अच्छे से जानते हैं कि आइडियल गैस ना तो लिक्विफाई हो सकती है ना सॉलिडिफाई हो सकती है। हेंस अगर थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू की बात की जाए, डेल्टा क्यू इन थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए, बहुत लॉजिकली बता रहा हूं, ध्यान से समझना, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस की बात हो रही है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस तो ना तो लिक्विफाई हो पाएगी कभी, ना सॉलिडिफाई हो पाएगी। तो भाई साहब थर्मोडायनेमिक्स के लिए डेल्टा क्यू का मतलब हर परिस्थिति में एमसी डेल्टा टी ही होगा, है ना। वेयर एम इज द मास, सी इज स्पेसिफिक हीट। सी का क्या सरनेम के साथ क्या है, सी का क्या नाम है, सी का क्या नाम है भाई साहब, सी इज स्पेसिफिक हीट, सी इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, है ना। क्या यूनिट है सी के? डेल्टा क्यू को जूल में अगर ले रहे हो तो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा क्यू को कैलोरी में ले रहे हो तो कैलोरी, कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, सीजीएस सिस्टम में अगर बात करेंगे तो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब चूंकि हम तो आइडियल गैस की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं गैसेस का तो मोलार बिहेवियर है, मोलार बिहेवियर। हेंस जो मास ऑफ द गैस लिखा है, क्या मैं उसको नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास लिख सकता हूं? ये जो m है, चूंकि यहां गैसेस की बात हो रही है भाई साहब, तो ये जो m है मास, क्या हम इसको नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और उधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर दें तो अब डेल्टा क्यू का मुखड़ा कैसा दिखेगा? अब डेल्टा क्यू का मुखड़ा ऐसा दिखेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन इंटू एम नॉट इंटू सी इंटू डेल्टा टी। सही बात है। अच्छा जी, अच्छा जी। अब अगर m नॉट इंटू सी, दैट मीन्स मोलार मास इंटू स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट को एक नया नाम और एक नया सिंबल दे दिया जाए, तो वो नया नाम है मोलार स्पेसिफिक हीट और वो नया सिंबल है कैपिटल सी, कैपिटल सी। ये बात बहुत कम बच्चों को समझ में आती है और क्लियर होती है, तो भैया तुम जरूर क्लियर कर लो कि m नॉट मोलार मास m नॉट इंटू स्पेसिफिक हीट सी को ही मोलार स्पेसिफिक हीट सी कहा जाता है। इस पर ना जाने कितनी बार तो एडवांस ने क्वेश्चन दिया और ना जाने कितनी बार मेंस ने क्वेश्चन दिया। इतनी छोटी सी चीज है जिसको पूछना भी नहीं चाहिए, पूछने का कोई लॉजिक नहीं है। इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह की किसी चीज को पूछना कोई मतलब, ही किसको नहीं पता होगा? ये बहुत कम लोगों को पता होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ते नहीं, तो कहां से पता होगा, है ना। ये जो सी है इसका नाम है मोलार स्पेसिफिक हीट, इसी की कहानी है सारी, इसी से ही बनता है सीपी और सीवी, मोलार स्पेसिफिक,
मोलार स्पेसिफिक हीट। तो ये भाई एम नॉट क्या है, ये जो एम नॉट है ये क्या है, मोलार मास, एक मोल का मास, मोलर मास। तो भैया स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप क्लियरली देख लीजिए। स्पेसिफिक हीट इज मोलार स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय मोलार मास, है ना। स्मॉल सी का वैल्यू कैपिटल सी डिवाइडेड बाय एम नॉट, बहुत बार यूज होती है ये चीज। स्मॉल सी का वैल्यू इज कैपिटल सी डिवाइडेड बाय एम नॉट। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उस तरफ मैंने लिखी हुई है, तो समझ में आ जाना चाहिए। हेंस इसको अगर कैपिटल सी कह दें तो क्या अब डेल्टा क्यू का थर्मोडायनेमिक्स में जो फॉर्मूला बन रहा है क्या वो है एन सी डेल्टा टी? बोलो भाई, सी कैपिटल सी है ना। तो अब थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला बन रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला बन रहा है, या डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू का। तो हीट एनर्जी को एन सी डेल्टा टी की तरह देखा जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, जो एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स, पूरे थर्मोडायनेमिक्स की मेन समस्या है वो ये है कि ये जो सी है, ये जो मोलार स्पेसिफिक हीट सी है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करती है। दैट मीन्स इसका कोई जनरल फॉर्मूला, इसका कोई नाम तो है ये, पर मोलार स्पेसिफिक हीट वेरीज विद प्रोसेस, वेरीज विद प्रोसेस। तो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए सीपी कहलाएगी, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सीवी कहलाएगी। तो सी जो है भाई साहब, ये जो सी है मोलार स्पेसिफिक हीट जो है, मोलार स्पेसिफिक हीट, इसी की सारी कहानी है, मोलार स्पेसिफिक हीट। और ये मोलार स्पेसिफिक हीट अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होती है। दैट मीन्स इट इज प्रोसेस स्पेसिफिक, प्रोसेस स्पेसिफिक। नाम भले ही मोलार स्पेसिफिक हीट है, पर इसकी वैल्यू कितनी होगी ये निर्भर करता है कि प्रोसेस कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइसोबेरिक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल आइसोबेरिक अगर प्रोसेस है, आइसोबेरिक, आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए जो सी है वो सीपी बन जाता है या कहलाता है। हेंस सीपी का क्या नाम हुआ, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान से देखो और समझो, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए सी जो है वो सीपी कहलाता है, तो सी पी का नाम क्या हुआ, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सी का क्या नाम आएगा, सीवी, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सी जो भाई साहब हैं वो सी वी बन जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। अगर हम यहां से सी का मोलार स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन निकालना चाहें यहां से, तो क्या सी मोलार स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन होगा 1/n dq by dt, 1/n dq by dt। इतने तो समझदार हो ना, 1/n dq by dt सी का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर तुम सी का मोलार स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला निकालना चाहो तो यहीं से निकाल सकते हो। तो सी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/n dq by dt। देखो ध्यान से, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोलार स्पेसिफिक हीट की क्या वैल्यू आएगी, तो आंसर है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोलार स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो जाएगी या अनडिफाइंड हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अनडिफाइंड हो जाएगी। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई साहब ऐसा कौन सा प्रोसेस है इस दुनिया में जिसके लिए मोलार स्पेसिफिक हीट डिफाइंड ही नहीं है, हद हो गई। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सी अनडिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है। सी अनडिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है। सी नहीं ना डिफाइंड है, सी नहीं ना डिफाइंड है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चूंकि डेल्टा क्यू जीरो है, डी क्यू जीरो है, ये जीरो है, तो सी का क्या वैल्यू हो गया, जीरो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सी जो भाई साहब हैं ये जीरो है। ये चार चीजें अच्छे से दिमाग में बिठाइए। कौन सा प्रोसेस है जिसके लिए मोलार स्पेसिफिक हीट जीरो है, एडियाबैटिक। कौन सा प्रोसेस है जिसके लिए मोलार स्पेसिफिक हीट अनडिफाइंड है, आइसोथर्मल। सीपी किस प्रोसेस के लिए है, आइसोबेरिक। सीवी किस प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक। और इन जनरल सी भाई साहब प्रोसेस बदलने के साथ बदलते हैं। घुस गई दिमाग में बढ़िया तरीके से, शाबाश शाबाश शाबाश। दूसरी चीज है डेल्टा यू। डेल्टा यू हमने ऑलरेडी केटीजी जब पढ़ा था
तब सारा खेल डेल्टा यू का वहीं खेल लिया था। हेंस अब हम सीधे ही डेल्टा यू का एक्सप्रेशन लिखेंगे कि भाई साहब डेल्टा यू की वैल्यू है n इंटू F/2R डेल्टा टी। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है वो केटीजी के माइंड में आपको देखें, वहां मैंने पूरा डिराइव करके पूरा समझाया है। केटीजी जो लास्ट सैटरडे को आया था, है ना, उसमें मैंने पूरा समझाया है, तो उसको आप जरूर से देखिए। तो डेल्टा यू इज n इंटू F/2R डेल्टा टी। क्लियरली डेल्टा टी पॉजिटिव तो डेल्टा यू पॉजिटिव, मतलब इंटरनल एनर्जी केवल एक ही सूरत में बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ गए? टेम्परेचर अगर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर अगर गिरा तो इंटरनल एनर्जी गिरी। दैट मींस इंटरनल एनर्जी का सारा खेल एक ही वेरिएबल पर निर्भर कर रहा है और वो है टेम्परेचर। ऐसा होने की वजह से इंटरनल एनर्जी को थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी, इज्जत देनी पड़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक में एक चीज होती है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रखते हुए, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रखते हुए अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जाएं, है ना, तो जो स्टेट फंक्शन होगा उसकी वैल्यू सेम आएगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, इनिशियल और फाइनल को सेम रखा, अब डिफरेंट पाथ से अगर जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही आएगा ना। ऐसा, इसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। हेंस इंटरनल एनर्जी change is a state function, whereas delta q is not a state function, it is a path function। क्यों? क्योंकि डेल्टा q पाथ पर निर्भर कर रहा है। डेल्टा q is not a state function, डेल्टा q is not a state function, is not a state function, है ना। डेल्टा क्यू स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल को सेम रखते हुए भी अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अगर आप जाओगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग आएगी, है ना। इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन, इट्स अ पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है। ठीक। और तीसरी और आखिरी चीज अब हमारे सामने आ रही है और वो है वर्क डन। मैंने आपसे कहा कि फिजिक्स में वर्क डन हमेशा ही है वर्क डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग। फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि फिजिक्स में जिसको हम WD बोल रहे हैं, दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग, ऑन सराउंडिंग, बाय गैस ऑन सराउंडिंग। अगर आपको ये शब्द समझ में आ जाता है कि इट इज बेसिकली वर्क डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग, तो ये समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी कि अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो पॉजिटिव वर्क डन करेगी, क्योंकि सराउंडिंग को धक्का मारना पड़ेगा। एक्सपेंड करेगी कैसे? भीड़ भाड़ वाले एरिया में तुम्हें जगह बनानी, धक्का मारोगे कि नहीं मारोगे, है ना। तो वर्क डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग इज WD। और ये मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है कि इफ गैस एक्सपेंड, चाहे किसी भी प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंड हो रही हो, चाहे वो आइसोबेरिक के थ्रू हो रही हो, चाहे आइसोथर्मल के थ्रू हो रही हो, चाहे एडियाबैटिक के थ्रू हो रही हो, इफ गैस एक्सपेंड देन वर्क डन WD इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। केवल अगर गैस कंप्रेस होगी, जो कोई करेगा तो ही होगी, अपने से तो गैस कंप्रेस हो नहीं सकती। इफ गैस कंप्रेसेस, कोई करे कंप्रेस तब होगी। इफ गैस कंप्रेसेस, तो इसका मतलब सराउंडिंग ने गैस पर वर्क डन किया होगा, और ऐसा होने की वजह से वर्क डन गैस जो सराउंडिंग पर करेगी वो नेगेटिव कहलाएगा। ये अच्छे से समझ लीजिए। गैस अगर एक्सपेंड करती है तो वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है, गैस अगर कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव लिया जाता है। और इन जनरल वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो अब मैं आपको दे रहा हूं कि वर्क डन कोई भी प्रोसेस हो चाहे दुनिया का, इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ PdV। वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ PdV। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, उस प्रोसेस के लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ PdV। वर्क डन के साथ भी वही बीमारी है जो डेल्टा क्यू के साथ है। वर्क डन भी स्टेट फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स पाथ फंक्शन है ना। तो वर्क डन इज ऑल्सो नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन। वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, दिस इज नॉट a state function, this is not a state function, it is not a state function, it's path function, it's path function। तो that means अलग अलग प्रोसेस के लिए हमें वर्क डन के अलग अलग फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन के अलग अलग फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे और भाई साहब उनको कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो ही हम कुछ कर पाएंगे, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। उसमें जाने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव को ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, ये PV ग्राफ है। PV ग्राफ इसलिए भी बहुत मस्त और मजेदार है
क्योंकि पीवी ग्राफ का जो एरिया है, भाई अभी हमने डिफाइन किया कि वर्क डन है पीडीवी, और थोड़ी भी गणित अगर हमारी ठीक है तो हम समझते हैं कि अगर पीवी ग्राफ लिया जाए तो जैसे वाई डी एक्स एरिया को डिनोट करेगा, ऐसे पीवी ग्राफ के एरिया को पीडीवी डिनोट करेगा, है ना, है ना। तो चूंकि वर्क डन है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, तो क्या तुम समझ रहे हो कि पीवी ग्राफ का जो बाउंडेड एरिया है, पीवी ग्राफ का जो बाउंडेड एरिया है वो वर्क डन का मैग्नीट्यूड बता सकता है ना। तो दैट मीन्स मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू बाउंडेड एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। प्लीज रिमेंबर पीवी ग्राफ, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई भी ग्राफ निकाल दें कि पीटी दिया, हमें देखा ही नहीं पीटी है, हमें तो एरिया निकालने से मतलब बात खत्म हो गई। पीवी ग्राफ का एरिया भाई साहब, बाउंडेड एरिया ऑफ, बाउंडेड एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ, बाउंडेड एरिया ऑफ पीवी ग्राफ से वर्क डन का पता चलता है ना। एक चीज हो गई। और दूसरी चीज जो ये स्लाइड बता रही है वो बता रही है कि भाई साहब पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का खेल समझ लो, क्योंकि ग्राफ का एरिया तो दोनों सूरतों में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ग्राफ तो ऊपर ही बनेगा ना। एरिया नेगेटिव तब होता है जब नीचे है, पर ग्राफ तो ऊपर ही बनेगा। हेंस हमें खुद से समझना पड़ेगा कि चूंकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ वॉल्यूम बढ़ रही है तो नेगेटिव है। एरिया तो दोनों का ही निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, पर साइन तुम्हें लगाना पड़ेगा। वही बात ये चित्र बता रहा है, साइन तुम्हें लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है, देख रहे हो मैं कितना तेज हूं, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, नहीं फंस जाए इसलिए मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा साइन के साथ ही आएगा। दैट मीन्स जो भी वर्क डन का साइन होगा इंटीग्रेशन पीडीवी विद साइन आएगा। ठीक, अच्छा जी। फिर एक चीज होती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है जहां से शुरू किए वहीं वापस पहुंच गए, जहां से शुरू किया वहीं वापस पहुंच गए, साइक्लिक प्रोसेस। तो जितने चित्र बने हैं सब साइक्लिक प्रोसेस के चित्र हैं, है ना, सब साइक्लिक प्रोसेस के चित्र। तो यहां से शुरू किए घूम के वापस यहीं आ गए, है ना, यहां से शुरू किए घूम के वापस यहीं आ गए, यहीं आ गए, यहीं आ गए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को देखिए, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए बोल देते हैं, इस स्टेट को बी बोल देते हैं, और इस स्टेट को सी बोल देते हैं। तो गैस ए से सी गई कांस्टेंट प्रेशर पर, मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस पर, फिर सी से बी गई किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से, और फिर बी से ए आई कांस्टेंट वॉल्यूम पर। एरो उल्टा लगाया हुआ है, उल्टा लगेगा, है ना, ऐसे लगेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो गैस ए से सी गई, सी से बी गई, और फिर बी से ए आई। क्या एक क्लोज्ड साइकिल बन गई? क्लोज्ड साइकिल बन गई, जो कि तीन प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो ऑब्वियसली साइक्लिक प्रोसेस जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस से बनेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो कैसे बनेगा? इट विल बी फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, है ना। और हर इंडिविजुअल प्रोसेस में वर्क डन होगा, हर इंडिविजुअल प्रोसेस में डेल्टा यू होगा, हर इंडिविजुअल प्रोसेस में डेल्टा क्यू होगा। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन हर प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल एसी के लिए हमने लिखा डेल्टा क्यू एसी इज इक्वल टू डेल्टा यू एसी प्लस वर्क डन एसी। मतलब क्या हुआ, मैंने ए से सी को प्रोसेस वन माना पहले, और इस प्रोसेस वन के लिए फर्स्ट लॉ लगाई जो कि ऐसे दिखी। समझ रहे हो? प्रोसेस वन के लिए फर्स्ट लॉ को लिखा जो कि ऐसे दिख रही है। सिमिलरली सी से बी को अगर मैं प्रोसेस टू बोलता हूं तो प्रोसेस टू के लिए भी फर्स्ट लॉ लिखूंगा, वो भी कुछ इस प्रकार से दिखेगी। हेंस प्रोसेस टू के लिए फर्स्ट लॉ लिखूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगी, डेल्टा क्यू इन प्रोसेस सीबी, इन प्रोसेस सीबी इज इक्वल टू डेल्टा यू इन प्रोसेस सीबी प्लस वर्क डन इन प्रोसेस सीबी। सही है। और ऐसे ही आखिरी जो मेरा बी ए है उसके लिए भी मैं ऐसा ही कार्यक्रम करूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, डेल्टा क्यू इन प्रोसेस बी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू इन प्रोसेस बी ए प्लस वर्क डन इन प्रोसेस बी ए। ये हो जाएगी मेरी तीसरी इक्वेशन। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को 1 2 3 3 में लिखा। तो ये तीन इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशंस हुई। क्या मैं इनको जोड़ सकता हूं? क्यों नहीं जोड़ सकता हूं? क्या मैं इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ लूं, इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ लूं तो यहां मुझे समेशन डेल्टा क्यू जैसा कुछ दिखेगा। इन तीनों को जोड़ लूं तो यहां मुझे दिखेगा समेशन ऑफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यहां समेशन ऑफ डेल्टा यू और यहां समेशन ऑफ वर्क डन। यही दिखेगा ना भाई। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ लेंगे तो हमें क्या दिखेगा? तो हमें ये दिखाई देगा, समेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू
समेशन ऑफ डेल्टा यू प्लस समेशन ऑफ वर्क डन, ये दिखाई देगा। अब चूंकि डेल्टा यू पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है, और हम साइक्लिक प्रोसेस में घूम के वहीं के वहीं आ गए, तो ए से सी बी और बी से वहीं के वहीं आ गए, और चूंकि डेल्टा यू केवल टेम्परेचर चेंज पर निर्भर करता है, और ए से घूमकर ए पर आ गए, तो ओवरऑल चेंज तो जीरो ही हो गया। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना, किसी को भी समझ में आएगा कि इस समेशन में डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। और ऐसा हो जाने की वजह से, ऐसा हो जाने की वजह से एक बहुत ही मजेदार चीज होगी अब, कि भाई साहब समेशन ऑफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क डन। समेशन ऑफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क डन। दैट मीन्स मैं अगर ऐसे दो तीन प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन करके साइक्लिक प्रोसेस बना लूं, तो उस प्रोसेस में जो नेट हीट एनर्जी सिस्टम ने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की है, वो सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है। दैट मीन्स हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। दैट मीन्स ये एक तरह का हीट इंजन बन गया है। हेंस साइक्लिक प्रोसेस हीट इंजन बनाने का प्रक्रिया है। हीट इंजन मतलब क्या? जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर तो दिया, और बेचारी गैस एक ओबीडियंट सर्वेंट की तरह, जहां से ए से शुरू हुई थी, जब वापस ए पर आई तो गैस ने कोई एनर्जी खुद नहीं ली, है ना। जितना भी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब किया सारा का सारा मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। हेंस ये गैस, ये हीट इंजन की स्थापना हुई है ना। यहां से हीट इंजन की कहानी शुरू होती है। हीट इंजन, समझ रहे हो? हीट इंजन। तो साइक्लिक प्रोसेस हीट इंजन की कहानी है। साइक्लिक प्रोसेस हीट इंजन की कहानी। ठीक, उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जो फ्लो ऑफ प्रोसेसेस है, फ्लो ऑफ प्रोसेसेस जो, जैसे इसी को एग्जांपल की तरह देखो, अपन ए से सी गए, है ना, तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ, तो ये नीचे वाला जो ये वाला एरिया है, ये पॉजिटिव वर्क डन हुआ। फिर सी से बी गए तो वर्क डन नेगेटिव हुआ, तो ये पूरा नीचे तक का एरिया नेगेटिव वर्क डन हुआ, और बी से ए में तो वर्क डन हुआ ही नहीं। हेंस मेरा फ्लो ऑफ प्रोसेस अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा, तो नेट वर्क डन नेगेटिव आएगा। देखो ऊपर लिखा भी हुआ नेगेटिव, और नेट वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो इससे हीट इंजन नहीं बनेगा। हीट इंजन तब बनेगा जब नेट वर्क डन पॉजिटिव रहे। हेंस हीट इंजन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोसेसेस का जो फ्लो है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। प्रोसेसेस का फ्लो क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो ही हीट इंजन बन सकता है ना। फ्लो ऑफ प्रोसेस मस्ट बी क्लॉकवाइज, या द साइक्लिक प्रोसेस मस्ट बी, इट मस्ट बी अ क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस। तो हीट इंजन क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस से बनता है, साइक्लिक प्रोसेस से बनता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, नेट वर्क डन पॉजिटिव आएगा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ? उल्टा नुकसान हो गया। इसने तो मैकेनिकल हीट को, मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दिया। ये तो उल्टा कर दिया। हमें तो हीट को मैकेनिकल वर्क डन में बदलना था। मेरे पास बहुत सारा कोयला था, उसको जला के हीट एनर्जी मिल सकती थी, मुझे तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना था भाई। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए शर्त क्या है? की शर्त है, की शर्त बा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए की शर्त बा, द प्रोसेस का फ्लो मस्ट बी clockwise, the flow of processes must be clockwise. I hope everyone is understanding this point. ठीक, ठीक है भाई साहब, ऐसा है। अच्छा जी, फर्स्ट लॉ में जाने से पहले अभी हमें एक छोटे सा काम और करना है, और वो ये है कि अब हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनके लिए वर्क डन के फॉर्मूले और समझ लें। तो वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, अच्छा फर्स्ट लॉ में तो हम चले गए थे ना वैसे, चलो कोई नहीं। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस को और समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करूं, आइसोबेरिक आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करूं, तो चूंकि इन जनरल वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रल पीडीवी। तो अगर आइसोबेरिक प्रोसेस हुआ तो प्रेशर तो बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा पी डेल्टा वी। प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होएगा जीरो। अच्छे से समझिए, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होगा जीरो। ठीक है जी। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला मैं डिराइव कर सकता हूं। पीवी की पावर कांस्टेंट है, तो मैं पी को कांस्टेंट बाय वी रख के वहां
रख दूं पी को कांस्टेंट बाई वी, तो डीवी बाई वी आएगा, उसका इंटीग्रल log वी में होगा, और कर दो तो nRT log v2 बाई v1 याद करना पड़ेगा आपको। वर्क डन का फॉर्मूला है nRT log ऑफ v2 बाई v1। v2 इज फाइनल वॉल्यूम, v1 इज इनिशियल वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला है nRT log v2 बाई v1। और एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस एन आर डेल्टा टी, ये याद करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, ये याद कर लीजिए, माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। और इसी श्रृंखला में अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करूं, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था केवल इतना ही तो करना है कि जहां गामा है वहां एक्स कर दीजिए। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन, माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन। ये डिफरेंट जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं जो हो सकते हैं, उनमें जो करस्पॉन्डिंग वर्क डन की कहानी है उनके फॉर्मूले हैं, समझ में आती है बात, है ना। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग सिचुएशंस हो सकती हैं उनमें जो वर्क डन के एक्सप्रेशंस काम आते हैं वो हैं बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो चार्ट जो अभी यहाँ बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करने की और इन फॉर्मूलास को अच्छे से यूज करने की जरूरत है। सभी एक्सप्रेशंस में साइन इंक्लूडेड है, आपने नहीं लगाना है जबरदस्ती, आपने कुछ नहीं लगाना है, आपने तो बस समझना है कि अच्छा फॉर्मूला लगा के वर्क डन अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब गैस एक्सपेंड कर रही होगी, और अगर वर्क डन नेगेटिव आ गया तो मतलब गैस कंप्रेस कर रही होगी। ठीक, समझ में आती थी बात, ऐसा है। अच्छा जी, फिर एक और बात को समझिए, एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, बहुत रेयर है, बहुत ही कम पूछा जाता है, पर स्टिल फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब है? फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर कोई है ही नहीं, जैसे स्पेस, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसके बाहर कुछ नहीं है, ये आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है जी, बहुत खुशी हुई जान के। आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर गैस है, ये रही गैस, यहां भी खुशी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर कुछ नहीं है। जैसे इमेजिन करो कि कोई कोई स्पेसशिप हो और वो स्पेसशिप किसी बैलून जिसमें कोई गैस भरी हो उसको स्पेस में छोड़ दे, कोई बैलून जिसमें गैस भरी हो उसको स्पेस में छोड़ दे, तो स्पेस में तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, हेंस क्या सराउंडिंग में कोई मैटर नहीं है, सराउंडिंग में कोई मैटर नहीं है, देखो सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, सराउंडिंग एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है, सराउंडिंग वैक्यूम है, सराउंडिंग इज वैक्यूम, सराउंडिंग इज वैक्यूम, वैक्यूम। तो दिस इज द ओनली एग्जाम्पल जिसमें अब अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो उसको वर्क डन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्क डन किसी के खिलाफ किया जाता है। जब कमरे में कोई है ही नहीं तो मैं धक्का किसको मारूंगा भाई, मुझे आगे जाना है मैं आगे चला जाऊंगा, धक्का क्यों मारूंगा? धक्का तो तब मारूंगा जब यहाँ बहुत सारे लोग हों, मैं एक लाइन में लगा हूं और मुझे आगे जाना है, तब तो धक्का मारूंगा। मेरे आगे कोई है ही नहीं, मैं धक्का क्यों मारूंगा? मैं धक्का बिल्कुल नहीं मारूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हैंस अगर गैस को एक्सपेंड करना है तो कर जाएगी, वर्क डन की कोई जरूरत नहीं है ना भाई। तो फ्री एक्सपेंशन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि गैस इज एक्सपेंडिंग विदाउट डूइंग वर्क डन। सिमिलरली कंप्रेशन भी करेगी गैस, वर्क डन जीरो होगा। तो गैस एक्सपेंड्स एंड वर्क डन इज जीरो, है ना। हेंस अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अच्छा क्या हमेशा ही ऐसा होता है क्या कि गैस एक्सपेंड करे तो पॉजिटिव वर्क डन हो? तो हम कहेंगे नहीं बाबा, एक केस है ऐसा जिसमें फ्री एक्सपेंशन जिसको कहते हैं, जिसमें नहीं होता है, पर उसका कोई मतलब नहीं है, एक्सेप्शन है। पर क्वेश्चन तो एक्सेप्शन पे ही बनते हैं ना, समझ रहे हो ना। दो इसका फिजिकली कोई मतलब नहीं है, अरे कहाँ स्पेस में जाओगे तुम ये सब करना है, प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है फ्री एक्सपेंशन का, राइट। पर ऐसे ही बस कहने के लिए फ्री एक्सपेंशन एक चीज है जो बस हमें पता होनी चाहिए, जो जिसकी कहानी ये है, जिसकी कहानी है, ठीक है। सराउंडिंग में कौन है? कोई है ही नहीं, सराउंडिंग में कोई है ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं, जब इतनी बढ़ाइयाँ पढ़ी हैं हमने तो इक्का दुक्का लिमिटेशन तो होंगी ही ना, वो पढ़ लेते हैं। तो क्या लिमिटेशन है बबुआ?
तो लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ये नहीं बताती डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर की हीट किधर से किधर जा रही है, वो समझना पड़ता है, लॉ सीधे सीधे नहीं बताती है। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशंस अंडर विच हीट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क एंड आल्सो इट डज नॉट इंडिकेट एज टू व्हाई द होल ऑफ द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली। ये जो बात आगे कही इसने, इट डज नॉट इंडिकेट एज टू व्हाई the whole of heat energy cannot be converted into mechanical work continuously, ये एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक है, फाउंडेशन है, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सारी की सारी हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो भी हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगी तब देखेंगे। ठीक, थोड़े से क्वेश्चंस देखें जरा। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 मोल थ्रू 1 डिग्री ऑफ केल्विन फॉर अ मोनोटोमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड। फटाफट फटाफट क्वेश्चन करेंगे, मैंने कहा था ना थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। तो क्या चीज पूछा है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू टू रेज फॉर अ मोनोटोमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चूंकि हमें पता चल गया कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन सी वी डेल्टा टी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई साहब, एन सी वी डेल्टा टी फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है जी, एनसीवी डेल्टा टी फॉर्मूला लगने वाला है। अच्छा जी, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं इस केस में, आइसोकोरिक वाले केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। और क्या वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा क्योंकि आइसोकोरिक केस है, वर्क डन जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला हमने देखा था, एन इंटू एफ बाई टू आर डेल्टा टी, वही फॉर्मूला देखा था। ठीक है भाई, तो देखें, तो इधर तो आ गया एन, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है इस समय, ध्यान से देखना, एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन इंटू एफ बाई टू आर डेल्टा टी। एन और डेल्टा टी को उड़ा दें अगर, तो अब हमारे सामने है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि मोलार स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम को एफ बाई टू आर लिखा जाता है। मोलार स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम को एफ बाई टू आर लिखा जाता है। मोलार स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम को एफ बाई टू आर लिखा जाता है, ये पता भी है वैसे तुम्हें बात। सीवी एफ बाई, सीवी की वैल्यू एफ बाई टू आर होती है ना, हेंस वो केवल मोनो जो एटॉमिसिटी है गैस पर, उस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला कि गैस कैसी है, मोनोटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक मतलब एफ कितना हो गया 3, तो सीवी कितना आ गया 3/2r, और टेम्परेचर राइज कितना करना है 1 केल्विन, 1 केल्विन राइज करना है। गैस कितनी है 1 मोल, 1 मोल, तो एन 1 हो गया, सीवी की वैल्यू 3/2r हो गई, डेल्टा टी भी 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 3/2r, दैट मीन्स ए हमारा आंसर आ गया। क्या बात समझे, एन 1 है, डेल्टा टी 1 है, और सीवी की वैल्यू f/2r होती है, जिस वजह से सीवी की वैल्यू 3/2r हो गई। ठीक, अच्छा जी, अब यहीं पर एक बात और समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बात और समझा देता हूं, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एडियाबैटिक आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए लगाऊं, फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए अगर मैं फर्स्ट लॉ को लगाऊं, है ना, तो फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन है। आप सबकी वैल्यू रख दें, तो आइसोबेरिक चूंकि प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू तो हो ही जाएगी एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, अभी अभी हमने समझा है एन सी वी डेल्टा टी रहेगा हमेशा। तो क्या डेल्टा यू जो एन बाई टू एफ, जो एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी था, क्या अब उसको हम एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं हमेशा। और आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है पीडीवी, पीडीवी पी डेल्टा वी। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो एन डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा और सी पी माइनस सी वी बचेगा, इज इक्वल टू उधर होगा पी डेल्टा वी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को डिफ्रेंशिएट कर दें, तो पता है आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो क्या पी डेल्टा वी की वैल्यू एन आर डेल्टा टी, मैं यहाँ सब्सिट्यूट कर दूं अगर एन आर डेल्टा टी, तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है, एन डेल्टा टी दोनों तरफ से उड़ गया, और अब मेरे सामने है जिसको कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, मेयर्स फॉर्मूला सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। और यहां से अब हम हमेशा हमेशा के लिए समझ लेंगे कि सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, है ना, मोलार स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी,
Cp माइनस Cv की वैल्यू है R। हेंस अगर Cp निकालना हो तो वो Cv प्लस R हो जाएगा, है ना। Cv का फॉर्मूला अभी अभी ताजा ताजा हमारे सामने आया है, तो क्या उसकी मदद से हम Cp का भी एक फॉर्मूला निकाल लेंगे। कितना? F/2R प्लस R, F/2R plus R, which is F plus 2 by 2R. Hence, F plus 2 by 2, F plus 2 by 2R is the formula for Cp. Hence, Cp भी एटॉमिसिटी डिफाइन करते ही डिफाइन हो जाता है। तो क्वेश्चन केवल इतना बोलेगा डायटोमिक गैस है, बाकी सब तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। Cp निकालोगे, Cv निकालोगे, सब खुद निकालोगे। तो Cp का वैल्यू हो गया F plus 2 by 2R। ठीक है जी, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। ठीक, तो Cv F/2R है और Cp F plus 2 by 2R है। ठीक, ठीक है। अच्छा जी, एक और छोटी सी चीज है जिसको एडियाबैटिक कांस्टेंट हम गामा बोलते हैं, है ना बे, एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा, वो Cp बाय Cv का रेशियो होता है। एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा, जो क्या होता है, Cp और Cv का रेशियो होता है, ये एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा। तो गामा इज बेसिकली द रेशियो ऑफ Cp बाय Cv। और अभी अभी हमने ताजा ताजा सीखा कि Cp की वैल्यू है F प्लस 2R/2, F प्लस 2/2 इंटू R, है ना, और Cv का वैल्यू है F/2R। हेंस गामा का एक्सप्रेशन है या गामा का वैल्यू है F प्लस 2/F या 1 प्लस 2/F। Hence gamma is equal to 1 plus 2/F. Gamma is equal to 1 plus 2/F. Hence हम जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ाते जाएंगे, मोनोटॉमिक से डायटोमिक, डायटोमिक से ट्राइटोमिक की तरफ चलेंगे, F बढ़ेगा, गामा घटेगा, है ना। As F increases, gamma decreases. As F increases, गामा डिक्रीजेस। तो किसका गामा वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी? मोनोटॉमिक के। कितनी होगी? एफ की वैल्यू रख दो 3, तो कितना? 5/3। तो गामा, गामा फॉर मोनोएटॉमिक is obviously greater than gamma for diatomic, which is obviously greater than gamma for triatomic non linear, क्योंकि लीनियर अगर हुआ तो वो डायटोमिक जैसा ही हो जाएगा। सही बात है। तो मोनोटॉमिक गामा की वैल्यू कितनी है? 5/3। वैल्यू भी लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको कष्ट ना हो कोई। तो मोनोटॉमिक गामा की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 5/3। डायटोमिक गामा की वैल्यू कितनी है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5। तो 5 + 2 7, 7/5, 7/5। और ट्राइटोमिक गामा की वैल्यू क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 6। ट्राइटोमिक नॉन लीनियर 6, 6 + 2 8, 8/6। 8/6 का मतलब हो गया 4/3, 4/3। इस सब वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, तभी हमसे क्वेश्चन बनेंगे। सब कुछ हमें टिप्स पर होना चाहिए, तभी हमसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, Cp and Cv आर स्पेसिफिक हीट्स। क्या है? स्पेसिफिक हीट्स हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है, स्पेसिफिक हीट है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट Cp - Cv इज इक्वल टू A फॉर हाइड्रोजन एंड B फॉर नाइट्रोजन। देन A और B में रिलेशनशिप बताइए। आप अपने आप करेंगे, होमवर्क में छोड़ रहा हूं मैं। मोलार जो मोलार मास है उसका गेम होगा, अपने आप करिए, बहुत आसान है। ठीक है जी। Cp and Cv of a gas of a diatomic molecule A are given. स्पेसिफिक हीट है ना। अनदर गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल B has corresponding value this if they are treated as ideal gas, है ना बे, if they are treated as ideal gas. Another gas diatomic molecule B has the corresponding values of 30 and 21. ठीक है, ठीक है। If they are treated as ideal, both have vibrational mode S2, both A and B have vibrational mode each. A is rigid but B has vibrational mode, A has vibrational mode but B has none. ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से आइडिया लगेगा इसका। तो 29 और 22 है। अनदर गैस डायटोमिक मॉलिक्यूल B हैज द करस्पॉन्डिंग वैल्यू 30 एंड 21। तो 29 से 30 हो गया और 22 से 21 हो गया। ठीक है जी। दे आर ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस। तो क्या हो जाएगा? ए का जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम B से ज्यादा होगा, हम ऐसा कह सकते हैं, तो है ना भाई। तो वाइब्रेशनल मोड A में B से ज्यादा हो सकते हैं। When heat Q is applied to a diatomic gas of rigid molecule constant volume temperature delta T, heat required to produce the same change in temperature at constant pressure.
कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान से देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर व्हेन Q हीट इज अप्लाइड टू अ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी। तो Q का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी इक्वल टू N इंटू CV, डायटोमिक है तो CV कितना हो गया 5/2R, है ना, और टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा, ये Q की वैल्यू आई। द हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एनसीपी डेल्टा टी करना पड़ेगा। मान लेते हैं अब की बार जो हीट लगेगी वो है क्यू डैश, तो एन एन ही रहा, सीपी हो गया कितना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, सीपी 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 F+2/2, तो 5+2 7/2 आर डेल्टा टी, दोनों को डिवाइड कर लो, तो क्यू डैश बाय क्यू या क्यू डैश इज इक्वल टू कितना 7/5 क्यू, क्यू डैश इज इक्वल टू 7/5 क्यू। ठीक है, लाइकवाइज, है ना, और 2-3 क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में उसको ले सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये सब हमने कर लिया है, ये सब हमने समझ लिया है। ओके, अच्छा जी, अब एक आखिरी चीज और, फ्री एक्सपेंशन का डायग्राम ये है। फ्री एक्सपेंशन कुछ इस तरह से सोचा जा सकता है, यहाँ वैक्यूम है, इसको हटा देंगे तो ये काइंड ऑफ फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक, एक आखिरी चीज और रह गई है और उसके साथ ही हमारा सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एक है, आखिरी चीज है एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, जो अभी मैंने समझाया, क्योंकि वो हीट इंजन के लिए यूज किया जा सकता है। वैसे अब कार्नोट इंजन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं कार्नोट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कार्नोट तो अब सिलेबस में नहीं रहा है, पर हीट इंजन पर फिर भी कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए मैं हीट इंजन थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि हीट इंजन की क्या कहानी होती है ना। तो हर हीट इंजन के लिए, हर हीट इंजन के लिए हम ये क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं कि समेशन ऑफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क डन। ये बात है, ये क्वेश्चन हम हर हीट इंजन के लिए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर हम हीट इंजन को क्वालिफाई कैसे करेंगे, कौन अच्छा है कौन खराब है, उसके लिए हम एक शब्द बनाते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, एक ही बात है वो। उसके लिए हम एक शब्द बनाते हैं एफिशिएंसी। इसको समझना होगा कि ये शब्द कैसे आएगा। एक्चुअल समस्या ये है कि जब आप कोई साइक्लिक प्रोसेस बनाओगे, उसमें कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, तो हर प्रोसेस में डेल्टा क्यू पॉजिटिव नहीं आ सकता है। ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। दैट मींस इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक प्रोसेस, ये संभव ही नहीं है। अगर 3 प्रोसेस हैं तो 2 में हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो एक में सिस्टम हीट एनर्जी रिजेक्ट भी करेगा। दैट मींस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विदाउट रिजेक्टिंग हीट एनर्जी। रिजेक्ट तो करना ही पड़ेगा हीट एनर्जी को, विदाउट रिजेक्टिंग हीट एनर्जी संभव नहीं है हीट इंजन बनाना। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्लियर कट कहता है ना, सही बात है ऐसा। तो एफिशिएंसी को हमने कैसे डिफाइन किया है, एफिशिएंसी को हमने ऐसे डिफाइन किया है कि एफिशिएंसी ऑफ एन हीट इंजन, एफिशिएंसी हमेशा ही होती है आउटपुट बाय इनपुट। तो एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज आउटपुट, जो मैकेनिकल वर्क डन आपका हीट इंजन दे रहा है, डिवाइडेड बाय इनपुट। क्या था इनपुट, क्या था इनपुट? तो केवल वो हीट एनर्जी थी ना जो तुमने एब्जॉर्ब करी थी, जो सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी थी। जो रिजेक्ट करी वो तो इनपुट नहीं है ना। हेंस नीचे डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ ओनली पॉजिटिव डेल्टा क्यू, समेशन ऑफ ओनली पॉजिटिव डेल्टा क्यू। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं अपनी बात समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस है जो 3 प्रोसेस से मिलकर बना है, P1 P2 और P3। P1 जो प्रोसेस है उसमें जो डेल्टा Q1 है, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, उसकी वैल्यू है +100 जूल्स। जो सेकंड प्रोसेस है P2, उसमें जो डेल्टा Q है उसको डेल्टा Q2 बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू है +20 जूल्स। और जो तीसरा प्रोसेस है उसमें जो डेल्टा Q है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव आएगी, और उसकी वैल्यू है -ऑफ 40 जूल्स। अब क्वेश्चन कहता है भैया इसकी एफिशिएंसी बताओ। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वर्क डन जो होगा, या समेशन ऑफ वर्क डन या टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन या जो भी आउटपुट है, वो समेशन डेल्टा क्यू से निकलेगा। तो जब आप समेशन डेल्टा क्यू करोगे विद साइन, तो समेशन डेल्टा क्यू हो जाएगा 100 + 20 -40, कितना आ जाएगा 80। तो 80 जूल वर्क डन मिला, 80 जूल वर्क डन मिला, ये तो है आउटपुट। इनपुट क्या है? इनपुट है 120 जूल, क्योंकि ये 40 जूल जो रिजेक्ट हुई है हम नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे केवल एनर्जी एब्जॉर्ब और उसको वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। तो इनपुट 120 जूल है, हेंस डिनोमिनेटर में केवल पॉजिटिव क्यूज का समेशन आएगा, अच्छे से समझ लीजिए। और न्यूमरेटर में चूंकि वर्क डन है तो सारे क्यूज का समेशन आएगा।
हेंस इस क्वेश्चन की अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो जो एफिशिएंसी होगी वो है, आउटपुट तो है 80 जूल और इनपुट है 120 जूल का। ये फ्रैक्शनल एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर भाई साहब आपको परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए, इसको 100 से गुणा कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हमें परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। परसेंट, वेरी इजी, बहुत इजी। पर एफिशिएंसी पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ढंग से एफिशिएंसी की डेफिनेशन समझ लेना। क्वेश्चन बहुत बनते हैं एफिशिएंसी पर और बहुत सरल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। एडवांस भी ऐसे ही पूछता है, बिल्कुल इसी नेचर के होंगे। वो आपको दे देगा इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, अब एफिशिएंसी बताइए, बहुत आराम से बता सकते हैं, कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इट्स वेरी वेरी इजी, है ना, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है भाई, चलिए जी, अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ पीवाईक्यू उसको देखते हैं। अच्छा, उससे पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और एक चलता चलता स्टेटमेंट देख लें। वैसे तो अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चूंकि कार्नोट नहीं रह गया तो उस पर बात का कोई मतलब नहीं करने का, पर फिर भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस इन व्हाट कंडीशन हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि विदाउट रिजेक्टिंग पॉसिबल नहीं है। दो लोग हैं जिनके स्टेटमेंट्स कभी कभी मेंस ने पूछे हैं कि भैया केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट बता दो या क्लॉसियस का स्टेटमेंट बता दो। तो दोनों के स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं, उनको अच्छे से एक बार रीड करके दिमाग में बैठाएं कि केल्विन प्लैंक ने क्या कहा। इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन, ENGINE, it is impossible for an engine working between a cyclic process to extract heat from a reservoir and convert completely into work. In other words, 100% conversion of heat into work is impossible. क्योंकि मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि ये संभव ही नहीं है कि कोई हीट इंजन केवल एनर्जी एब्जॉर्ब करे और उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिजेक्ट भी करनी पड़ती है। इस वजह से किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती है। हाईएस्ट एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की होती थी, दैट इज थ्योरेटिकली हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी, जो अब सिलेबस में नहीं रहा है ना भाई। पर हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती है। ये है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक क्या कह रहा है, फटाफट से बताओ, दिमाग में बैठाओ। केल्विन प्लैंक ये कह रहा है कि कोई भी हीट इंजन केवल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके काम नहीं कर सकता है। 100% एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क डन में, हीट एनर्जी कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क डन नहीं कर सकता है। ठीक, अच्छा जी, क्लॉसियस भाई साहब ने क्या कहा। क्लॉसियस भाई साहब ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड टू अ हॉट रिजर्वायर। इन अदर वर्ड्स, हीट कैन नॉट in itself flow from a colder to a hotter body. It is impossible for a self-acting machine unaided by an external agency. सेल्फ से, अपने से हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं बहेगी। हाँ, रेफ्रिजरेटर में होता है, पर देन रेफ्रिजरेटर इज एन एडेड मशीन है ना, जिसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। ठीक, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम अ कोल्ड टू हॉट रिजर्वायर। अपने आप नेचुरली ऐसा कभी नहीं होगा, नेचुरली ऐसा कभी नहीं होगा। ये हीट इंजन का एक स्कीमेटिक डायग्राम है ना। जिसको हीट रिजेक्ट कर रहे हैं उसको सिंक बोलते हैं, जिसको हीट रिजेक्ट कर रहे हैं उसको सिंक बोलते हैं, जिससे हीट ले रहे हैं उसको सोर्स बोलते हैं, है ना, जिससे हीट ले रहे हैं उसको सोर्स बोलते हैं। और ये वर्क डन है। तो हुआ ये, इस डायग्राम को, ये लाइन डायग्राम है, हुआ ये कि जो मेरा हीट इंजन था, इसने सोर्स से Q1 एनर्जी एब्जॉर्ब करी ऐसे, और उस Q1 एनर्जी में से Q2 एनर्जी इसने रिजेक्ट कर दी, ये रिजर्वायर को रिजेक्ट कर दी, और Q1 Q2 का जो डिफरेंस है उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। ये किया, सही बात है। Q1 एनर्जी एब्जॉर्ब करी हॉट बॉडी से, Q2 एनर्जी रिलीज कर दी कोल्डर बॉडी को, और Q1 Q2 का जो डिफरेंस है उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ जाती है ना बात, करेक्ट है, ऐसा है। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ऐसा है, करेक्ट, ऐसा चल रहा है। ठीक, अच्छा जी, चलते चलते एक आखिरी शब्द एंट्रोपी भी पढ़ लीजिए। वैसे तो केमिस्ट्री का शब्द है, पर ठीक है, फिर भी फिजिक्स में इक्का दुक्का बार मेंस ने कभी क्वेश्चन रख दिया एंट्रोपी पे, तो उसको भी पढ़ लीजिए। लास्ट चीज, इट इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, है ना। केओसनेस डिसऑर्डर का काइंड ऑफ मेजरमेंट है और चेंज के रूप में निकलता है। चेंज इन एंट्रोपी इज डेल्टा क्यू बाई टी, है ना भाई। तो ds इज dq बाई टी, ds इज dq बाय टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। एंड चेंज इन एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन होता है, ये थोड़ी मजेदार चीज है। तो डेल्टा एस भी स्टेट फंक्शन होता है ना। तो डेल्टा एस एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है। दैट मीन्स अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे
तो एंट्रोपी चेंज 0 होगा। स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये जानना है जरूरी। और ये भी जानना जरूरी है कि अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में DQ 0 होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस का एक नाम और है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी में चेंज नहीं आ रहा है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस ही होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस की एक और खास बात है, और वो ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जब एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन लीड्स टू कूलिंग। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन लीड्स टू कूलिंग। एडियाबैटिक एक्सपेंशन लीड्स टू कूलिंग। जब भी कोई गैस एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेगी तो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर हम फर्स्ट लॉ को लगाएं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ठीक है जी, तो डेल्टा क्यू तो 0 है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, और अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो डब्ल्यू डी पॉजिटिव है, डब्ल्यू डी पॉजिटिव है। या ऐसा कह लीजिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। ठीक, और अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव तभी हो सकता है जब डेल्टा यू नेगेटिव हो, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। और डेल्टा यू नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर गिर रहा है। हेंस अगर कोई गैस एडियाबैटिकली एक्सपेंड करती है तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। साइकिल के टायर में से अचानक वॉल्व निकाल दें तो गैस एकदम से जो बाहर निकलेगी वो ठंडी महसूस होती है ना। क्यों? क्योंकि अचानक अगर कोई प्रोसेस होता है, सडन प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं सडन प्रोसेस, सडन प्रोसेसेस। अचानक अगर कोई प्रोसेस होता है तो एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलेगा इतना कि हीट एनर्जी एक्सचेंज कर सके। तो सडन प्रोसेस हमेशा ही एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक। और जो स्लो प्रोसेस हैं वो हमेशा ही आइसोथर्मल होते हैं। स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस हमेशा ही आइसोथर्मल होते हैं। इसीलिए ज्यादातर नेचुरल प्रोसेसेस आइसोथर्मल हो जाते हैं क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली स्लो। ध्यान रखना है, स्लो प्रोसेसेस आइसोथर्मल है, फास्ट प्रोसेसेस एडियाबैटिक प्रोसेस कहला ही सकते हैं। ठीक, चलो भाई, इसके साथ ही अब हमारा ये सारा खेल खत्म हो जाता है। कुछ थोड़े से PYQs खासकर 2023 के देखेंगे और बाकी फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप अपने आप से करेंगे। तो आइए फटाफट फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को देखें और समझें। जैसे फॉर एग्जांपल 23 मेंस 2023 क्या कह रहा है। क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, फटाफट पढ़ के सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। एयर बबल ऑफ वॉल्यूम दिस राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक, बट मैं आइडिया देके छोड़ दूंगा, तुम कर लेना अपने आप। हाँ, तो 40 मीटर डीप, तो लेक 40 मीटर डीप है तो वहां प्रेशर P0 प्लस ρgh हो जाएगा, और वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब का है ना भी। और टू दी सरफेस एयर टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपको बताना है वॉल्यूम, और उसने कहा देयर इज नो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब क्या हो रहा है, बबल एक पानी के नीचे से ऊपर आ रहा है, तो नीचे तो प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, और टेम्परेचर पूरे में कांस्टेंट है। तो कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मल। तो क्या P1 V1 बराबर P2 V2 लगेगा, है ना। तो जब बबल नीचे था, मान लेते हैं ये पानी का लेवल था, है ना, तो जब बबल महाराज नीचे थे, यहाँ थे, ऊपर से H डेप्थ नीचे, H डेप्थ नीचे, है ना, तो अंदर में प्रेशर P1 था और बबल का वॉल्यूम V1 था। और जब बबल यहाँ आ गया तो प्रेशर P0 हो गया, है ना, और वॉल्यूम मान लेते हैं V डैश हो गया। तो क्या P0 V डैश बराबर P1 V1, ये क्वेश्चन लगेगी। P0 V डैश बराबर P1 V1, ये क्वेश्चन लगेगी, सॉल्व हो जाएगा। समझ गए, बहुत ज्यादा आसान है। और देखो, कंसीडर टू कंटेनर A and B containing monatomic gas at the same pressure PVT as a gas in A is compressed isothermally to 1/8 of its original volume while the gas in B is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume, then the ratio of final pressure of gas in B to that of gas in A दोनों की अपनी अपनी इक्वेशन लगेंगी। PV बराबर कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट एडियाबैटिक के लिए। गैस कैसी है, मोनोटॉमिक गैस है, तो गामा वामा सब पता है हमें। बहुत सरल, बहुत आसान। 2023 मैं दिखा रहा हूं कितने आसान क्वेश्चन पूछ रहा है वो। गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एडियाबैटिकली कंप्रेस करिए, कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देयर इज नो हीट सप्लाई टू दिस सिस्टम, सही बात है। देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, गलत है, अभी अभी समझाया मैंने। टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, क्या हुआ है, कंप्रेस हुई है,
कंप्रेस हुई है। तो जो अभी मैंने बताया था एक्सपेंड होगी तो टेम्परेचर गिर जाएगा, उल्टा कर दो, कंप्रेस होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सही स्टेटमेंट है। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस, दिस इज वर्क डन ऑन द गैस। अभी अभी हमने देखा था डेल्टा यू was equal to माइनस डब्ल्यू डी, पर ये डब्ल्यू डी कौन सा था, दिस इज वर्क डन बाई द गैस। अब अगर हम वर्क डन ऑन द गैस की बात करें, वर्क डन बाई द गैस, वर्क डन बाई द गैस है ना, और वर्क डन ऑन द गैस की बात करें तो क्या माइनस का साइन हट जाएगा, वर्क डन ऑन द गैस। मजेदार चीज है देखो, हो सकता है इससे कंफ्यूजन ही दूर हो जाए वर्क डन वाले, है ना, ऐसा तो ये सही कह रहा है। और देखिए फिर 23, 1 kg of water इतना is converted into steam by boiling at atmospheric pressure. The volume of water changes from this as a liquid to this as steam. The change in energy of the system during the process will be, ये अच्छा क्वेश्चन है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा है, डेल्टा यू पूछा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा रहे हैं इसमें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ठीक, क्या हो रहा है, 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर 100 से स्टीम 100 बन रहा है, तो डेल्टा क्यू जो है वो हो जाएगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा यू तो निकालना ही है हमें। अच्छा, वर्क डन, क्या ये सारा खेल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट कॉन्स्टेंट है, तो पी नॉट कॉन्स्टेंट रहा, और डेल्टा वी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम बन रहा है, फाइनल वॉल्यूम बन रहा है 1.671 मीटर क्यूब, है ना, और 1671 मीटर क्यूब होगा, और इनिशियल 1 kg वाटर था, तो 1 kg वाटर, वाटर की डेंसिटी तो पता ही हमें, है ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो 1 kg वाटर का वॉल्यूम कितना रहा होगा, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है अगर डेंसिटी रहो, है ना। तो अपने को चाहिए वॉल्यूम, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, तो मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम बन जाएगा मास 1 kg और डेंसिटी 10⁻³ तो 10⁻³ दैट मीन्स 0.001, दैट मीन्स 0.001 मीटर क्यूब रही होगी शुरू में वॉल्यूम, और बाद में कितना हो गया 1.671, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ 1.671 माइनस 0.001, सही बैठ रहा है, समझ गए, सही है। अब डेल्टा यू निकाल लेंगे, बाकी सब कुछ दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, पी नॉट की वैल्यू दी हुई है, निकाल लोगे अपने आप, बिल्कुल मजे से निकाल लोगे। फिर देखो, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बोलो फटाफट, इंटरनल एनर्जी नहीं बदल रही है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल है। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द प्रेशर ऑफ अ गैस इज गिवन बाय दिस, ठीक है, where A is a constant and V is the volume of the gas. The bulk modulus at constant temperature is equal to, under isothermal conditions the pressure of a gas is given by P is equal to A V की power -3, where A is a constant, ठीक है, V is the volume of the gas, ठीक है, bulk modulus at constant temperature, ठीक है। तो ये छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको लेते हैं। तो बेसिक इक्वेशन ये बनी है कि पी की पावर 3 बराबर कांस्टेंट, और आपको चाहिए बल्क मॉडुलस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है आपको कि इन जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस होता है एक्स पी। तो क्या ओरल क्वेश्चन है ये, 3p अभी तो पढ़ाया था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस होता है एक्स पी, यहाँ एक्स कितना है 3, है ना। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस आर दिस, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम। सडनली का मतलब एडियाबैटिक, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, टोटल वर्क डन इन दी प्रोसेसेस, पीवी का ग्राफ दिया हुआ है, टोटल वर्क डन निकालना है, क्या बाउंडेड एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया का फ्लो देखो कैसा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा, तो बाउंडेड एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस, ये 2 है ये 4 है, तो डिफरेंस 2 का हुआ, इंटू हाइट, ये 400 ये 300 यूनिट चेक कर लो, पास्कल मीटर क्यूब सब बढ़िया चल रहा है, आंसर कितना आ गया 300 जूल, मस्त एकदम, मस्त एकदम। कितने ज्यादा आसान, तुमको हैरानी हो जाएगी देख के कि हद ही हो गई है, हद हो गई भाई साहब और कितने सारे भी, बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे हटाने पड़े, इतने क्वेश्चन है 2023, केवल 2023 में जो पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन है जो केवल 23 में पूछे गए।
तो अब मानकर चलें 2 या 3 क्वेश्चन तो शर्तिया आ रहे हैं, शर्तिया शर्तिया शर्तिया, जो अब इस सेशन के बाद आप यूं ही फोड़ाओगे। चलो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। सैंपल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T is adiabatically expanded double its volume, then the work done by the gas in the process would be, सीधा फॉर्मूला लगेगा माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। तो सैंपल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T is adiabatically expanded to double of its volume, तो हमें ये समझना होगा कि उसका वॉल्यूम डबल हो गया है, तो टेम्परेचर का क्या हुआ, क्योंकि टी के टर्म्स में आंसर है। अच्छा, अब एक चीज और सिखा देता हूं। पीवी की पावर गामा, गामा 3/2 है इस क्वेश्चन में, इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक की इक्वेशन है, और हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो क्या हम प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पी को टी बाई वी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? यहाँ पर टी बाई वी, तो अगर पी की जगह टी बाई वी सब्स्टिट्यूट कर दें तो टी बाई वी इंटू वी की पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट, ये भी एडियाबेटिक की इक्वेशन ही बनेगी, है ना। ये v को ऊपर ले लें, पावर 3/2 माइनस 1/2, हेंस t इंटू वी की पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट, ये इक्वेशन रही। ठीक, अब इनिशियल टेम्परेचर T, वॉल्यूम V, हेंस इनिशियल टेम्परेचर T और वॉल्यूम V, फिर क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं T डैश हो गया और वॉल्यूम डबल हो गई एज पर डबल इट्स वॉल्यूम। तो T डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, T/√2। तो जो फाइनल टेम्परेचर हुआ है उसकी वैल्यू आ रही है T/√2। और हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया भैया वर्क डन बता दीजिए, है ना। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, माइनस एन आर डेल्टा टी। आओ फटाफट से देखें, माइनस एन दिए थे क्या, चलो बाद में देखेंगे, एन आर डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, T/√2 माइनस टी, है ना, माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, गामा कितना था 3/2 माइनस 1। समझ रहे हो बात को, ऐसा है। ठीक, एन के बारे में कुछ नहीं दिया है तो एन को ऑब्वियसली फिर हम 1 कर देंगे, क्योंकि दिया ही नहीं तो करें क्या, हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। तो यहां से आ गया 1/2, ये 2 भाई साहब ऊपर गए, एन को मैं 1 कर दे रहा हूं और माइनस को भी अंदर में निपटा ले रहा हूं, तो 2r, और ये हो जाएगा 2RT 1 माइनस ऑफ 1/√2। ठीक, ऐसा ऐसा आ जाएगा, 2 को अंदर ले लो तो RT इंटू 2 माइनस √2 आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा। कभी कभी n को 1 मान लेना पड़ता है, जैसे मुझे इस क्वेश्चन में मान लेना पड़ा, ऐसा, तो वो भी अच्छा हुआ कि बात हो गई हमसे। ठीक, चलिए जी, इसके साथ ही अब हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में छोड़ूंगा, जो PYQs ही हैं, जो PYQs ही हैं वो मैं होमवर्क में छोड़ूंगा, आप उसको अच्छे से करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जिन बच्चों ने इस सेशन को अच्छे से देखा होगा, ईमानदारी के साथ देखा होगा, समझ के साथ देखा होगा, प्रॉपर नोट्स भी बनाए होंगे, उनको बहुत बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमने बहुत कम समय में, अभी तो 2 घंटे पूरे भी नहीं हुए हैं, लेस देन 2 आवर्स टाइम में पूरे थर्मोडायनेमिक्स की सारी कहानी को मैंने समअप कर दिया है, और बहुत ही शानदार तरीके से समअप किया है। जो भी इस लेक्चर को देखेगा उसको एटलीस्ट थर्मोडायनेमिक्स में तो भयानक मजा आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि अब आपसे लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है भाई साहब, चलिए जी, अलविदा लेते हैं आपसे, इसके साथ ही अलविदा लिया जा रहा है। मिलेंगे अब अगले एपिसोड में बहुत ही जल्दी, और नए साल की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं मनीष शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, और आपसे वादा लेता हूँ कि आप रुकेंगे नहीं, जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, थकेंगे नहीं, अपनी मंजिल को पाकर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।